हम समाज पे चर्चा कर रहे थे। कई बार क्या होता है परिचय शिविर के स्तर में, जब व्यक्ति परिवार समाज ऐसे कहते हैं, हम लोग मतलब जो भी व्यक्ति परिचय शिविर को संबोधित कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है, ये सब कटा कटा सा लगता है। तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति में कुछ होगा, उसके बाद परिवार में कुछ होगा, उसके बाद समाज में कुछ होगा। परिवर्तन का क्रम तो ऐसा ही है, परंतु यदि हम अपने जीने के फैलाव को देखेंगे तो ये सारी चीजें एक साथ, ऐसे नहीं कि मैं व्यक्ति के रूप में अलग से रह रहा हूं उसके बाद परिवार में जीऊंगा, ऐसा होता नहीं। एक प्रति दिन के समय को यदि देखेंगे तो कुछ समय मेरा अपने साथ ही चले जाता है, कुछ सोचता हूँ, कई बार नहीं भी सोचते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। कुछ समय हम लोगों के साथ, है ना, कुछ चर्चा करते हैं, घर में कुछ काम होता है, कुछ भी, जैसे सभी के घरों में खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, चाहे मशीन धोता हो, आप धोते हो, है ना, बर्तन मंजते हैं, चाहे आप करते हो और कोई करता हो, ये फिक्स्ड है प्रत्येक मानव के लिए, राइट। तो परिवार में जीना एक व्यक्ति का इंटीग्रेटेड है, मतलब उसका एक संयुक्त स्वरूप है। ये जो परिवार है समाज का एक संयुक्त स्वरूप है। तो आपके परिवार में जितनी भी चीजें हैं ये समाज से ही आई हुई। वो जैसे हमारे घर के दरवाजे या होली में आ जाता है तो हमको लगता है मेरा हो गया, है ना, उस पर एक अधिकार बन जाता है, परंतु उसका स्रोत यदि देखें वो समाज है। तो परिवार और समाज कटा नहीं है। हम जब उसको चित्र के रूप में बोर्ड में लिखते हैं तो वो कटा हुआ सा लगता है, और वो एक भ्रम है। और दर्शन में कई, हमको आगे जैसे अध्ययन करेंगे तो कई ऐसे सूत्र मिलेंगे जो इस कटे हुए भाग, हमारे में जो कटे हुए विधि से सोचने की जो एक वृत्ति है उसको ठीक करेगा। जैसे संबंधों के बारे में हमने देखा कि 3 संबंध ही परिवार में है, अन्य 3 संबंध हमको या 4 संबंध हमको समाज के स्तर पे मिलते हैं। अधिकांश समय हमारा इधर ही निकल जाता है। यदि संयुक्त परिवार है तो माता पिता के रूप में, क्योंकि हम मान लीजिए किसी के माता पिता है, मान लीजिए एवरीबडी ऑन द कॉल इज अ पेरेंट, तो हमारे भी कोई माता पिता होते हैं, हम उनके लिए पुत्र पुत्री के संबंध में रखते हैं। तो दादा दादी, नाना नानी, है ना, चाचा चाची, ये सारे फिर अभिभावक या गार्डियन या माता पिता के रूप में ही रहते हैं उस संतान के लिए। तो जिसको हम अपनी इमीडिएट फैमिली कहते हैं, और ये देश से देश या स्थान से स्थान कहना चाहिए, देश देश भी स्थान ही है वैसे। देश का मतलब ही है स्थान, स्पेस। तो कोई एक क्षेत्र को एक्चुअली देश कहते हैं। तो इसको यदि देखेंगे तो क्षेत्र से क्षेत्र में अंतर हो जाएगा। कहीं पर पति पत्नी केवल है, कहीं पर बच्चा भी है, कहीं पर उनके माता पिता हैं, कहीं पर दोनों तरह के, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ तो अभी 1 वर्ष से ऐसी स्थिति है कि मेरे भी माता पिता, मेरी पत्नी के भी माता पिता सब एक ही जगह आसपास रह रहे हैं। उसके 1 वर्ष पहले तक मेरे नाना नानी भी थे, 2 वर्ष पहले तक, तो मेरी बेटी उनको भी देखी। सो शी हैज सीन मेनी जनरेशंस। तो ये पूरा मिलकर एक परिवार, परंतु ये सारा फिर ये 3 संबंध में ही आ जाएगा। अन्य जो 4 हैं वो हमको समाज में मिलते हैं, है ना। जैसे अभी आप ऑफिस जाते हो कहीं काम करने के लिए, सो यू आर मूविंग इनटू द 6th संबंध। आज के दिन हमारा दिनचर्या या व्यवसाय की आवश्यकता, जिसको ऑक्यूपेशन कहेंगे, वो इतना अधिक हो गया है कि अधिकांश हम 6 के साथ ही बिताते हैं। 6 में से कुछ लोग हमारे मित्र भी बन जाते हैं, है ना। 6 के बाहर भी हमारे कुछ मित्र बनते हैं। 6 का मतलब हमारा जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर भी कुछ लोग हमारे मित्र बने रहते हैं। एक आयु के बाद हम में से कई लोगों का आज के दिन यदि देखेंगे गुरु तो होता नहीं, है ना, एक अलग चीज है। और ये व्यवस्था में भागीदारी के बारे में भी बात करें, इसको आगे भी हम अध्ययन करेंगे। एक सामान्य मिसकंसेप्शन हो जाता है। मिसकंसेप्शन का मतलब हमारी मान्यता में त्रुटि या भ्रमात्मक एक कल्पना कि व्यवस्था में भागीदारी का मतलब मुझे समाज के लिए अलग से कुछ करना है। दर्शन ये नहीं कह रहा है। दर्शन ये कह रहा है कि यदि आप परिवार के सीमा में परिवार की आवश्यकताओं का पूर्ति कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली समाज के उन आयामों में भागीदार हो ही रहे हैं, है ना।
तो व्यवस्था संबंध डज नॉट मीन समाज सेवा। जनरली अभी क्या होता है, जनरली ने सभी के साथ हम किसी आयु में आके किसी भी दर्शन को अध्ययन करते हैं, चाहे वो मध्य दर्शन हो, दूसरा कोई भी दर्शन है। दर्शन जिन्हें, दर्शन का मतलब भी कि सभी चीजों के बारे में जो चर्चा करता है उसका नाम दर्शन है ना, या जो क्लेम करता है कि इसमें सारे वस्तुओं की चर्चा है। तो भारत में ऐसे मानते हैं 6 दर्शन है पहले से, जैसे 18 दर्शनों का नाम है टोटल, है ना। तो उसमें पहले से हमने कुछ कुछ किया रहता है, किन्हीं किन्हीं शब्दों को किन्हीं किन्हीं चीजों से या वास्तविकताओं से, किन्हीं क्रियाओं से जोड़ा रहता है। तो व्यवस्था, समाज बोलने से ही हमको समाज सेवा ही ध्यान में आता है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परिवार समाज का एक अभिन्न अंग है। इनफैक्ट बिना परिवार का समाज की बात का कोई अर्थ ही नहीं बनता, बिकॉज सोसाइटी इटसेल्फ मीन्स अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज, है ना। इफ देयर आर नो फैमिलीज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ सोसाइटी। आज भी मानव का ऐसे ही। तो उत्पादन, विनिमय और न्याय, ये 3 जो आयाम है ये परिवार के सीमा में ही भागीदार होते हैं, ये परिवार में ही होता है। तो उत्पादन में उत्पादन और सेवा दोनों चीजें आ जाएंगी। जैसे घर में माँ भोजन बनाती है, उत्पादन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, है ना, और उसका जो आउटपुट है वो उत्पादन कहलाता है। जैसे खाना उत्पादन हो गया, फिर हम कुछ खाना बनाते हैं, आपने चकली बना दी तो आपने उसको कुछ दिनों के लिए रख लिया, किसी को दे दिया। तो ऑल विनिमय नीड नॉट बी फॉर प्रॉफिट, कई बार हम लोगों को बांट भी देते हैं परिवार के स्तर पे, तो और उससे अधिक जो है उसको फिर विनिमय या एक्सचेंज किया जाता है। अगेन ये वाली दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है आज के दिन, वो हमने थोड़ा सा देखा है विनिमय कोश में। टुडेज इकोनॉमिक्स इज वेरी फार अवे फ्रॉम, यहाँ पर जो बात हो रही है उसको हम अर्थशास्त्र में और अच्छे से देखेंगे, पूरी पुस्तक ही है उसके ऊपर। और न्याय सुरक्षा, तो हमने देखा कि सुरक्षा अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। सो न्याय सुरक्षा इज नॉट जस्ट द कोर्ट्स, इट्स हैपनिंग इनसाइड द हाउस। परिवारों में यदि न्याय नहीं है तो वो कोर्ट पहुंचता है। तो भारत में अभी भी बोलते हैं कि 70% ऑफ सिविल लिटिगेशन इज बिटवीन फैमिली मेंबर्स, नॉट विद पीपल आउटसाइड, है ना। जैसे हमने देखा वे रिलायंस के ओनर थे, वो उनका मृत्यु हो गया, उनके 2 बेटे थे, कुछ 50-60 हजार करोड़ को लेकर झगड़ लिए, 60,000 करोड़, कितना हो गया, 10-11 बिलियन डॉलर हो गया ना, उसको लेकर झगड़ लिए। सो देयर वाज इनफ मनी फॉर बोथ ऑफ देम, परंतु पावर को लेकर या सम्मान को लेकर झगड़ लेते। तो न्याय परिवार में ही होता है। जब परिवार में न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता है तभी हमको बाहर से किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी संबंध में अन्याय हो जाता है तब उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती, है ना। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बस चीज है ये, कि जिस संबंध में हम न्याय कर पाते हैं, मतलब वहां पर संबंध को पहचान कर मूल्यों का निर्वाह कर पाए, वहीं पर वो संबंध सुरक्षित हुआ, बेसिक, है ना। यदि वो न्याय नहीं हो पाया तो सुरक्षित नहीं हो पाया। ऑफ कोर्स जब हम समाज के बारे में सोचेंगे, और प्रत्येक मानव को समाज के बारे में सोचना ही है ना, अभी भी आदमी सोचता है, अभी का मानव सभी आदमी पेपर पढ़ता है, पॉलिटिक्स के बारे में जानता है, क्या हो रहा है, सबके पास एक ओपिनियन है। पावर नहीं होता उसके पास, है ना। लाइक आई हैव एन ओपिनियन अबाउट हाउ द कंट्री शुड बी रन, बट नोबडी इज गिविंग मी अ चांस, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे कि समाज के स्तर पर फिर इनके लिए नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट नाउ परिचय शिविर के उसमें। शिक्षा और स्वास्थ्य को परिवार में नहीं रखा है ना, इसको समाज की जिम्मेदारी में रखा है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत अधिक स्केल चाहिए। एक बच्चे को शिक्षित होने के लिए पूरी जो वातावरण है वो केवल घर में मिलना कठिन है, उसको मित्र चाहिए, उसको एक बड़ा माहौल चाहिए, बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। आज के दिन ऑफ कोर्स होम स्कूलिंग का काफी प्रचलन है, बट होम स्कूलिंग इफ यू सी नाउ, आई डोंट नो, मतलब बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, बट अधिकांश तो होम स्कूलिंग अभी का जो प्रचलित स्कूलिंग है उसमें जो समस्या है उसके रिएक्शन के रूप में निकला है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं दिखता है, इससे अच्छा घर पे रख लो, है ना। परंतु उसमें बच्चे की पूरी जो भी आवश्यकता है, एक वातावरण की और एक मिनिमम नंबर की, एक अनुशासन की, एक विद्याशाला की एक अनुशासन होते हैं, सारे बच्चे एक समय में आते हैं, एक समय में भोजन करते हैं,
है ना। आज्ञा पालन का एक अनुशासन होता है। मेरी बेटी स्कूल सारे आपके सारे सारे बच्चों के साथ यही दिखता होगा। एक एक जो गुरु है, जो टीचर है, उनका बात मानता है बच्चा। एंड दैट डज नॉट मीन दैट द टीचर हैज टू बी स्ट्रिक्ट। घर में बच्चों माँ बाप का बात नहीं मानता है, वो एक वातावरण ही एक अलग मिलता है उसको, अनुशासन वाला, है ना। तो ये शिक्षा संस्कार पूर्वक मिलता है। शिक्षा पद्धति का नाम है, तो शिक्षा इज द मेथोडोलॉजी, संस्कार इज द आउटकम। संस्कार जो है ट्रांसफर होता है। तो गुरु में संस्कार होता है समझ के रूप में, शिक्षा के पद्धति से संस्कार जो है ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। वैसे ही मन में संयम की स्वीकृति रहती है। स्वास्थ्य जो है शरीर का रिजल्ट है, शरीर में जो रिजल्ट है वो स्वास्थ्य है। मन में स्वीकृति तथा अनुशासन के पश्चात भी यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए तब हमको अलग से औषधि की आवश्यकता पड़ती है, फिर एक मेडिकल सिस्टम की आवश्यकता अलग से पड़ती है। तो ये परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था की बात की गई। इसके पहले हमने देखा परिवार से विश्व परिवार संबंध, ये अखंड समाज है ना। एंड उसके लिए हमने एक छोटा सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि हमारी मान्यता कैसे रहती है। तो जब अखंड समाज कह रहे हैं, वो एक मेरे अंदर की स्वीकृति है और वो मेरे आचरण में कहीं ना कहीं दिखेगा। अखंड समाज का ऑब्वियसली ये तात्पर्य नहीं है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को विश्व में जानूं, वो असंभव है ना, और आवश्यक भी नहीं है ना, लोग परेशान हो जाएंगे। उसी चीज को जब हम व्यवस्था के स्तर पर देखते हैं, इसका नाम दिया सार्वभौम व्यवस्था। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज हमको दिखती है, क्या लिखा है दिखता है, मैं आप ही के साथ पढ़ रहा हूं। हाँ केविन जी बताइए। जी भैया, मेरा एक प्रश्न है, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा आयुर्वेद में रुचि है, और ये मैं स्वास्थ्य संयम संयम के अंदर मानता हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ूं और उसके बारे में थोड़ा और जानूं, या मैं पूरा पठन मध्यस्थ दर्शन के पठन में अभी ध्यान दूं, और इस पे पूरा ध्यान दूं। तो मुझे ये समय का विभाजन अभी पूरा स्पष्ट नहीं है कि अगर मैं थोड़ा आयुर्वेद के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, और इसको देखता हूँ, उसका भी कोई फायदा है फिलहाल जो मैं प्रारंभिक स्टेज में हूँ पठन की, या उसको थोड़ा नजरअंदाज करना, उपेक्षा करना चाहिए और उसमें ज्यादा गौर देना चाहिए पठन पे? ये तो आपके जिज्ञासा या आवश्यकता पर निर्भर करेगा। हम्म। यदि मध्यस्थ दर्शन को देखेंगे या दर्शन वाले भाग को देखेंगे, हम्म। ये चैतन्य पक्ष से संबद्ध है। ये मन को समझ के, मन के द्वारा संसार को समझना, जीने को समझना, मूल्यों को समझना, समस्याओं को समझना, समाधान की ओर अग्रसर होना, इस पर जोर देता है। आयुर्वेद शरीर से संबंधित विज्ञान है, विशेष ज्ञान है ना, शरीर विज्ञान है वो, राइट। तो हम आगे जाके देखेंगे ज्ञान, विवेक और विज्ञान। अभी रिसेंटली किसी ने शायद इसी ग्रुप में पूछा था विज्ञान पर, मैं एक दो थोड़ा 5 मिनट रखा था। तो आयुर्वेद विशेष ज्ञान वाले श्रेणी में आता है। होम्योपैथी भी उसी में आएगा, बाकी सारे शरीर विज्ञान उसमें आएंगे। तो यदि हमको आयुर्वेद का अध्ययन करना है, अच्छा, क्योंकि आयुर्वेद पहले से वेद की परंपरा भारत में रही, तो उसमें मन और आत्मा की चर्चा, मतलब शरीर से भिन्न किसी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकारा गया है भारत में। और उससे जो उपज हुए बहुत सारे, मतलब जैसे तंत्र ज्ञान या तंत्र विज्ञान आया है ना, फिर ज्योतिष आया, फिर आयुर्वेद है, नाट्य शास्त्र है ना, डांसिंग। इन सारों के मूल में इस मतलब चैतन्य पक्ष या आत्मा, वहां पर आत्मा शब्द या जीवात्मा, कोई भी एक मान्यता को रखा है। तो आप आयुर्वेद भी पढ़ेंगे, उसमें भी मन है, वृत्ति है, बुद्धि है, ये सारे शब्द आपको
मिलेंगे, क्योंकि मन और शरीर का एक संबंध है, और मन में जो भी होता है उससे शरीर प्रभावित होता ही है। परंतु यदि हमको अपने जीवन शैली, अस्तित्व दर्शन, ये सब के बारे में यदि हमको अधिक समय देना है, और ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग होगा, हो सकता है आज के दिन आपको दर्शन वाले भाग में अधिक रुचि हो रहा हो, और 2 वर्ष बाद आपको लगता है अभी मैं थोड़ी देर आयुर्वेद पढ़ लूं, है ना। परंतु आयुर्वेद इज अ वेरी स्मॉल सबसेट। तो स्वास्थ्य, संयम, वो भी स्वास्थ्य वाले भाग पर आयुर्वेद फोकस करेगा। न्याय क्या है ये आयुर्वेद नहीं बता सकता, विनिमय, कोष, उत्पादन, शिक्षा तो संभव ही नहीं है इसी स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो। ओके ओके। और मध्यस्थ आश्रम के पूरे वाङ्मय में स्वास्थ्य एक हिस्सा है, तो अलग से आयुर्वेद पढ़ने का इतना अहमता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई विशेष ज्ञान पर मध्यस्थ दर्शन बात ही नहीं करता। इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ एनी अप्लाइड साइंस, जैसे विज्ञान भाई साइकिल कैसे बनानी है, या उसके माने मैकेनिक्स के माने तत्व क्या है, रूल्स क्या है, ये मध्यस्थ दर्शन उस पर कुछ नहीं कह रहा है। सो आयुर्वेद ज्ञान के लिए पहले से जो चलता आ रहा है उसको सही माना गया है। अगेन आयुर्वेद एक अप्रोच है, उसके मतलब मूल उसको धन्वंतरी मानते हैं, बट उसमें यदि देखें तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, और भारत में ही कई जो क्षेत्र हैं, अष्टांग हृदय है, कोई चरक संहिता से करता है, केरल के तरफ चले गए तो है ना सहस्त्र योगम बोल के इसका उपयोग करते हैं, एंड इट्स वेरी वास्ट, है ना। तो आई वुड थिंक दैट आयुर्वेद पर यदि हमको रुचि है तो उसको अलग से हम स्वास्थ्य के दृष्टि से पढ़ें कि आयुर्वेद में कैसे, उसके लिए बहुत सारे हमको जेनरिक टेक्स्ट मिल जाएंगे, बट एज इन एनी मेडिकल साइंस या इवन टेक्नोलॉजी, थियोरी के बाद उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए किसी व्यक्ति के संपर्क में तो आपको आना पड़ेगा। अदरवाइज आयुर्वेद की चर्चा हमको माने भाषा के रूप में या तर्क के रूप में तो आ जाएगा, परंतु उसमें जड़ी बूटियों का पहचान, औषधि बनाने की विधि, फिर जिसको डायग्नोसिस कहते हैं कि भाई हम अपने ही शरीर को या किसी के शरीर को हम कैसे डायग्नोसिस करें, है ना। जैसे मान लीजिए नाड़ी विज्ञान, तो वो तो किसी व्यक्ति से ही सीखना पड़ेगा, यदि उसमें हम उसको अभ्यास में लाना चाहते हैं अपने लिए भी। शॉर्ट ऑफ दैट, अब मैंने भी ट्राई किया था आयुर्वेद थोड़ा पढ़ने के लिए, इंग्लिश बुक से पढ़ा, कुछ हिंदी से पढ़ा कई वर्ष पहले, बट आफ्टर दैट इट वाज क्वाइट डीप एंड एक जेनरिक सेंस मिला, एंड आई फिगर्ड दैट इससे हम घरेलू चिकित्सा अपना कुछ कर सकते हैं। सो देन instead of reading the theory of Ayurveda, you just pick up Ayurvedic home remedies, है ना, और whenever you fall sick, look up the page and खुद को ट्रीट कर लिया, है ना, बीवी बच्चों को ट्रीट कर लिया, पिताजी को दे दिया, that kind of thing. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है परिचय शिविर में, आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक एवरीबडी हियर हैज ऑलरेडी अटेंडेड अ परिचय शिविर, कि अभी जिसको हम शासन बोलते हैं वो व्यवस्था नहीं है। शासन में व्यक्ति केंद्रित या कुछ लोगों के पास जो अधिकार है वो गिरफ्त हो जाता है। एक दूसरा, शासन भय का प्रयोग करता है। ये दो बात मतलब बाई डिजाइन, है ना, उसके मूल डिजाइन से ही। इसके अलावा शासन में जो होता है हम सभी को पता ही है, कोई व्यक्ति पूरे समय रहना चाहता है या कोई पार्टी रहना चाहती है, जैसे अभी भारत में हम देख रहे थे, है ना, प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को खरीद लेते हैं, ये पूरे विश्व में चलता है ना। वो केवल इसके फ्लेवर्स एंड डेप्थ अलग अलग है, बट पैसे के लिए वोट नोट का मतलब वोट का बंटवारा होना और वोट इधर देना उधर देना, ये सारा सामान्य चीज। ठीक, तो मूल मुद्दा यहाँ पर यह है कि शासन व्यवस्था इसीलिए नहीं है क्योंकि शासन किसी को स्वीकार नहीं होता। हम में से कोई भी शासित नहीं होना चाहता, एक छोटा बच्चा भी शासित नहीं होना चाहता, इसीलिए बच्चे को अनुशासित करने का एक आयु होता है जिसमें उस जीवन या उस मानव, है ना, उस छोटे बच्चे की तैयारी होती है।
और स्वीकृति होती है, भले ही वो मना करे, हम एक दो बार बोलने से, कभी दबाने से, कभी जोर से बोलने से वो मान देता है। 13-14 वर्ष की आयु के बाद उससे कोई भी चीज को शासन पूर्वक करवाना बड़ा कठिन है। आप डरा धमका के करा भी लेंगे तो वो माने केवल उसकी स्वीकृति नहीं बनेगी, है ना, उसकी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। वो 17-18 तक तो कर देगा, 21 के बाद तो कोई नहीं करेगा, है ना, भारत में। बाकी विदेशों में मैं सुनता हूँ, अमेरिका वगैरह में 13-14 के बाद बच्चा सुनना बंद कर देते हैं। भारत में भी लगभग अभी के जो हमारे नगर हैं, नगरों में ऐसे ही पाया जाता है। हो सकता है गाँवों में भी यही स्थिति हो। तो एक छोटे बच्चे को भी ये दिखता है कि शासन स्वीकार होता नहीं आफ्टर द एज ऑफ 13, है ना, 13 वर्ष के बाद। क्योंकि कई लोग मैं देखा हूं या सुना भी हूं, जीवन विद्या शिविर कर लेते हैं, बच्चे के साथ स्नेह करना है, छोटा बच्चा होता है, उसको कोई निर्देश ही नहीं देते हैं, क्या करना है, सही गलत करना है, बोलते ही नहीं, आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उसको लगता है वो जीवन है, वो पूरा होना है। सो लाइफ इज नॉट दैट सिंपल, है ना, कि हमने फॉर्मूला निकाल लिया और कहीं भी अप्लाई कर दी। बच्चे की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसमें तो अनुशासन का समय है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 107 एजेस 1 to 7 तो कॉपी कर रहा है ना, आपको देख के, दुनिया को देख के, बच्चे जो बाकी बच्चे जो बोलते हैं वो भी बोलता है। 7 से 14 उसको बहुत महत्वपूर्ण समय है। उसको उसके अंदर अच्छे प्रवृत्तियां लगाना, हैबिट्स करना, है ना, डूज एंड डोंट्स करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उसको शासन नहीं मानना चाहिए, उसके अनुशासन के लिए हम उसको प्रेरणा दे रहे हैं बाहर से, है ना, वो शिक्षा का भाग। तो व्यवस्था, ये हमको समझ में आता है कि फिर व्यवस्था क्या है। तो व्यवस्था एक तो है कि बाहर व्यवस्था हो जाए मानव के रूप में। प्रकृति में देखे तो व्यवस्था पहले से है, केवल देखने वाले की दृष्टि पर है और उस समय वो क्या सोच रहा है। एक छोटा सा फूल को हम अलग से देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है ना, किसी आदमी ने उस फूल को डंडे से तोड़ दिया तो हमको लगता है यार व्यवस्था बिगड़ गई, है ना। दो पौधे हैं, दोनों पौधे एक साथ बड़े हो रहे हैं, हमको लगता है व्यवस्था। एक पौधा हुआ, दूसरा हुआ नहीं हुआ, हमको लगता है व्यवस्था नहीं है। तो कौन से फ्रेम को देख रहे हैं, किस मूल दृष्टि से हम प्रकृति को देख रहे हैं, इसके अनुसार उसमें व्यवस्था दिखता है या आज के दिन नहीं दिखता है। परंतु मूल में यह है कि मेरे अंदर व्यवस्था की समझ हो, है ना। तो व्यवस्था मेरे अंदर की स्वीकृति है, यह समझ है ना। तो मेरे में यदि व्यवस्था की स्वीकृति है तो बाहर भी वो दिखेगा। तो ये व्यवस्था जैसे न्याय, है ना, तो न्याय कैसे दिखेगा भाई, मैं न्याय पूर्वक जी पा रहा हूँ, है ना, या कम से कम थोड़ा मोड़ा न्याय कर लिया, लेट अस, है ना, परमिट आवरसेल्व्स दिस, ऐसा भाषा नहीं है दर्शन में, है ना, थोड़ा बहुत न्याय में कर लेता हूँ, लेट अस से, है ना। सो ये हमारे व्यवहार में दिखेगा। हम केवल न्याय बोल देंगे तो न्याय हो जाएगा ऐसा नहीं है, या हम बाहर प्लानिंग कर लेंगे न्याय का तो न्याय घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये नहीं तो केवल कल्पना तक रह जाता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अभी हमको लगता है कि समाज का निर्माण करना है। समाज पहले से निर्मित है, उसकी एक गति है, उसको समझ के हमको अपना उसमें जगह देखना है, और उसके साथ हम कितना समय देंगे, किस जगह पर देंगे, किस वस्तु के लिए देंगे, वो प्रत्येक व्यक्ति का अपने अध्ययन, अपने अभ्यास, अपने जीवन शैली के अनुसार बदलेगा। मुझे लगता है पिछले वीकेंड, है ना, पिछले शनिवार रविवार शायद, वो एक छोटे से डॉक्यूमेंट में मैंने वो 4 वो बनाए थे, है ना, विद्यार्थी का जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा समाज से जुड़ा हुआ जीवन, ये चारों में कितना समय हमको देना है, ये हमको निर्णय करना पड़ता है। तो अखंड समाज का मतलब क्या है, इस संबंध को देख पाना, देखने का मतलब है समझना, है ना। तो हम विश्वास से शुरू करके प्रेम तक, हम परिवार से लेकर विश्व परिवार तक संपूर्ण या प्रत्येक मानव के साथ संबंध को देख पाते हैं। फिर उस स्वीकृति के साथ जब हम जीते हैं तो हम अखंड समाज की स्वीकृति के साथ हम जी रहे हैं। 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1 लाख लोग जब ऐसे जीना प्रारंभ कर देते हैं तो अखंड समाज बाहर फलित होता है। इसी अखंडता में अभी अखंड हम हुए नहीं, परंतु खंड कम हो रहे हैं, है ना, द डिविजन्स आर रिड्यूसिंग। पहले के समय में ये सभी को विदित है ना, सभी को पता चलता ही है अभी, जैसे रंग रूप को लेकर जो खंड थे, है ना, जाति को लेकर खंड थे। जैसे मैं हमारे ही गांव में मैं देखा हूँ, एक समय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर नहीं जा सकता, ये वाला व्यक्ति एक प्रकार के उस रास्ते में ही नहीं जा सकता है, ये मैं अपने बचपन में देखा हूँ। अभी मैं पुणे शहर में रहता हूँ,
एक बस लेके कहीं जाते हैं, किसके बगल में खड़े हैं, वो कौन सा जाति है, धर्म है, कुछ पता नहीं चलता। किसी के साथ हम काम करते हैं तो जाति देखकर तो आप काम पर नहीं जाते हो, है ना। जाति की इनफैक्ट भारत में इतनी चर्चा होती है, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर, यू कांट चूज द कास्ट ऑफ द पीपल यू वर्क विथ, यू विल नेवर बी एबल टू वर्क, है ना। यू कांट ईट, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस सब की लिमिटेशंस एंड आधुनिक विज्ञान आने से जो एक सार्वभौमिकता की एक जो बात आई, इससे भी इसमें एक लाभ हुआ है, तथा मानवता के प्रति लोगों का झुकाव अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो खंड तो अवश्य कम हो रहे हैं, ये हमको दिखता है। और सार्वभौम व्यवस्था मतलब यूनिवर्सल ऑर्डर, ये व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है। तो हमने देखा कि परिवार व्यवस्था में भागीदारी 3 आयाम को करते हुए हम समाज तक फैलते हैं तो सार्वभौम व्यवस्था का स्रोत बनते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार ये फर्स्ट लाइन, कई बार नहीं, वेरी कॉमन अकरेंस मैंने देखा है, लोग इस वाले भाव को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अभी परिवार तो है ही, अभी मैं समाज को करूंगा। तो हम पहले से जो समाज सुधार के लिए हमारे में जो प्रवर्तन है, प्रवृत्तियां हैं, उसको हम दर्शन में आके सुपर इम्पोज कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो परिवार स्किप करके समाज नहीं हो पाता है, तो परिवार को साथ में रखना पड़ता है। तो ये एक चीज, परिवार और समाज में जो अंतर संबंध है, इस पर थोड़ी सी बात हो गई। फिर एक है कि समाज में जीने का नियम चरित्र के रूप में हमने शायद देखा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सामाजिक नियम इसका नाम है ना। तो आज के दिन इसको रखे कि नहीं मुझे याद नहीं है, परंतु ये 3 ही प्रकार के अपराध होते हैं, है ना। यदि आप देखेंगे तो सर्वप्रथम किसी के धन का अपहरण करना, इसका नाम है परधन। मतलब उस समय की जो भी, जिस भी संविधान में आप रहते हो, जिस भी भू क्षेत्र में रहते हो, वहां के नियम कानून के अनुसार यदि धन का उपार्जन सही नहीं है, वो परधन माना जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, नॉट पेइंग टैक्सेस इज ऑल्सो परधन, या ट्राइंग टू एस्केप टैक्सेस, राइट। क्योंकि वहां का संविधान, जहां पर आप हो, वहां का संविधान का टैक्स आपको अच्छा नहीं लगता, आपको दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा जहां आपके अनुकूल संविधान। तो ये एक मानव की एक नैतिक जिम्मेदारी, एक दायित्व तो बन जाता है, राइट। इसका नाम है परधन, छोटा भाग, है ना। अवॉइडिंग टैक्सेस से लेकर चोरी और ये सब करना, है ना। तो ये धन का अपहरण। दूसरा है तन का अपहरण, है ना। तो वैवाहिक जीवन के बाहर जब हम शारीरिक संबंध करने जाते हैं, या अभी जैसे घटिया क्रियाकलाप करते हैं लोग, तो ये सारा तन का अपहरण हो गया, मोलेस्टेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, इनफिडेलिटी ऑल्सो। एंड तीसरा हो गया पर पीड़ा, ये मन का अपहरण, है ना। तो माइंड, बॉडी एंड वेल्थ, तीनों पर ही नियमों का जो उल्लंघन करते हैं, तो इसको हम सामाजिक अपराध कहेंगे। दिस इज अ सोशल क्राइम, वन ऑफ दिस 3। या तो इसको करना, है ना। तो ये भी अभी आज के दिन देखिए, जो व्यक्ति करता है ये जेल जाता है, जो भेजता है उनको, उनमें भी हो सकता है इनमें से कोई 1 या 2 या 3 होते हैं, परंतु वो करते नहीं है, ये जेल भेजते हैं। तो आज के दिन हम देख सकते हैं कि जस्टिस सिस्टम में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उनके पास भी न्याय नहीं है। वो परपीड़ा से मुक्त हो गया ऐसा नहीं है ना। बड़ा कठिन है। इनफैक्ट बीइंग अ जज इन टुडेस वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि समस्या इतनी है, एंड द लॉ डज नॉट हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना। वो सेट ऑफ रूल्स दे देता है कि ये न्याय है और ये अन्याय है, और उसके बेसिस पे आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो सोचने में है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा करते हैं, उसके बहुत न्यूनतम लोग हैं जो करते हैं। उनमें से बहुत छोटे भाग पकड़े जाते हैं, उनको फिर हम दंड के लिए भेजते हैं। ये सारा जीव चेतना वाला बैंड है, और जिसको हम मानव चेतना कहेंगे, मानवीय चरित्र। ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज परिवार और समाज को एक साथ हमने देखा, तो सोशल कैरेक्टर कहाँ दिखेगी? कुछ परिवार में दिखेगा, है ना, और कुछ उसका कुछ भाग समाज में दिखेगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड सोशल कैरेक्टर, कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, ठीक। तो इसका नाम है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और न्यायपूर्ण कार्य व्यवहार। मतलब धन का सही उपार्जन, स्वधन, और उसको हम आगे और विस्तार से देखेंगे। वैवाहिक जीवन में शरीर संबंध के नियमों का पालन करना, मर्यादाओं को पालन करना, बेसिकली, है ना। रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज, मर्यादा का मतलब, तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब कि व्यवहार में पूरकता को पहचान पाना।
दूसरे व्यक्ति के साथ जीने देना, जीना, किसी के जीने में उल्लंघन नहीं करना, मन से, तन से, धन से, ये है। सो यू स्टॉप बिकमिंग अ हेडेक फॉर सोसाइटी, है ना। टिल आई एम लिविंग हियर, आई एम अ न्यूसेंस फॉर सोसाइटी। और जो न्यूसेंस हद से ऊपर चले जाता है उसको जेल में डाल डालते हैं, और जो इर्रिपेयरेबल लगता है उसको फिर लटका देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। आज यही है, ठीक। तो ये मानव चरित्र है, जिसको हम आगे देखेंगे। ये मानव चेतना से संबंधित नियम है, ठीक। तो ये जो टेक अवे जिसको बोलते हैं अभी, तो यहाँ ब्लू में दिया है, मानव मानव संबंध में सामाजिक नियम या न्याय को समझना, यही संबंध का आधार है ना, परिवार से समाज और विश्व परिवार तक। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कहाँ खत्म हो गया। ओके, और एक पैराग्राफ है, देन आई थिंक वी आर डन। ओके, सो इसको हम वाइंड अप कर देते हैं यहाँ पर। तो ये तो एक महत्वपूर्ण एक अंतर है, छोटा सा अंतर है संपर्क और संबंध में, कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप, है ना। संपर्क का मतलब क्या है? जिन लोगों के साथ हम प्रतिदिन जीते नहीं है, उठना बैठना, यहाँ पर थोड़ा सा आम भाषा में लिखा है, उनके साथ सामाजिक नियम न्यूनतम अपेक्षा है, ठीक है ना। जैसे आप बस में किसी के बगल में बैठे, न्यूनतम है कि वो स्वतंत्र सोनाली स्व पुरुष जीने देना, जीने में रहे, इंटरफेरेंस ना करे, है ना। तो जब तक हम स्वतंत्र सोनाली स्व पुरुष और दयापूर्ण व्यवहार में जीते हैं, तब तक सामाजिक स्तर पर हमारे से कोई अन्याय नहीं हो रहा है ना। हर मानव का दूसरे मानव से ये न्यूनतम अपेक्षा है, ये मिनिमम लिविंग एक्सपेक्टेशन है ना। इससे ऊपर है, ओवर एंड बियॉन्ड दिस, कि हम संबंधों को पहचाने, मूल्यों का निर्वाह करें और ये सारी चीजें करें। ये संपर्क है, कांटेक्ट। संबंध का मतलब है जिनके साथ हम प्रतिदिन जीते हैं और उनके साथ अपेक्षाएं पूर्व निश्चित हैं। जैसे एक बच्चे का माँ से अपेक्षा है ना। जैसे अभी ये कॉल पूरा हो जाएगा तो मेरी माँ मुझे पूछती है तुमने खाना खाया कि नहीं। आप लोगों में से आज तक एक भी आदमी मुझे फोन कर कर नहीं पूछा तुमने खाना खाया कि नहीं, है ना। जबकि दिस इज द 25th आवर वी आर इंटरैक्टिंग, और 26th आवर इंटरैक्टिंग है, कम से कम लिसनिंग। तो ये आपका दायित्व तो नहीं है, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा यहाँ जो ऑनलाइन है ये तो संपर्क में ही है, मित्र संबंध में नहीं कहलाएगा। मित्रता के आधार पर एक समयकालीन संपर्क है। आप में से अधिकांश लोगों को मैं मिला भी नहीं हूं आज तक, है। तो ये यदि देखेंगे तो बच्चे का माँ का, मित्र का मित्र से अपेक्षा, गुरु के शिष्य से, यहाँ पर फिर न्याय और उभय तृप्ति की बात करेंगे। ये भी न्याय ही है, परंतु उसका बहुत ही पेरिफेरल है, इट इज वेरी इजी टू अचीव दिस न्याय। इसको बोलते हैं अपराध नहीं करना, नॉट कमिटिंग एनी क्राइम्स और नॉट हैविंग अ क्रिमिनल मेंटालिटी, अपराध मानसिकता से मुक्त होना। परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा, ये अपराधात्मक मानसिकता है। ये यदि है अपराधात्मक मानसिकता, तो यहाँ पर संबंध निर्वाह पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देन इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ बाउंड्रीज। जब बाहर चोरी कर सकते हो तो घर पे क्यों नहीं, जब बाहर परनारी कर सकते हो तो घर पे क्यों नहीं, है ना। मैं कल एक वो, मैं दिन में 10-15 मिनट एक न्यूज ऐप पढ़ता हूँ, तो कोई पता नहीं वो रैंडम कभी लाता है, मैंने, तो उसमें एक वो था कि कोई एक क्रूज शिप थी, आई डोंट रिमेम्बर, आई डिडंट नोटिस कौन से कंट्रीज में था वो। उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। और किस बात को लेकर लड़ाई तोड़फोड़ हो गई, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें जो बहुत लोग गए थे परिवार, उनमें आपस में 2-3 लोगों के बीच में कंबाइंड अफेयर हो गया, दो नहीं अनेक, है ना। ये कहीं ये इसमें था, आई थिंक समवेयर इन द अमेरिका, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये जो पर नारी पर पुरुष हम बाहर कर सकते हैं, तो फिर हम घर में भी लेके आते हैं उसको, परधन को भी घर में लेके आते हैं, किसी समय में परपीड़ा भी घर के अंदर घुस जाता है, देन इट बिकम्स हेल, है ना। ये एक बेसिक चीज है। तो संपर्क और संबंध में ये एक चीज है, इसको आप पढ़ सकते हैं। संबंध हर मानव के साथ है, जीने की जगह तो कुछ लोग संपर्क में हैं
और किन्हीं संबंधों में हम प्रतिदिन जीते हैं। These terms can seem little confusing. संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ है, संपर्क क्या है, संबंध क्या है, ये एक महत्वपूर्ण भेद है। तो फिर ये है कि भाई ये इतना सारा बड़ा काम हो गया है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, इसके लिए हम क्या करें, है ना। हम 2 4 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, मान लो 1000 लोग, कहाँ से शुरू करें भाई। एक तो हम अपने समझ को सुनिश्चित करने के लिए हमको जो करना हमको करना पड़ेगा। यदि हम ये पहचानते हैं मानव लक्ष्य को, इफ मानव लक्ष्य रेजोनेट्स विद अस, तो समाधान, तो बौद्धिक समाधान के लिए फिर, है ना, जैसे हम अभी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको परिवार में जीने का अभ्यास, तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। तथा हमारे पास जो शेष समय बचता है विद्यार्थी के जीवन, पारिवारिक जीवन तथा आर्थिक जीवन के अलावा जो शेष समय बचता है, उसको समाज गति के लिए यदि हमारा जीने मैंने देने का यदि हमारे में इच्छा होती है, तो फिर इन आयामों में हम दे सकते हैं ना। शिक्षा संस्कार अपने में बहुत बड़ा काम है। स्वास्थ्य संयम में पहले से कार्य हो ही रहा है। देयर इज लॉट ऑफ गुड वर्क ऑलरेडी डन इन मेनी प्लेसेस, है ना। भारत में तो बहुत सारा काम हो रखा है। अनफॉर्चुनेटली उसका सरकार की ओर से वो नहीं है, अभी इतनी मान्यता बढ़िया प्राप्त नहीं है भारत में। अभी ये वाला सरकार धीरे धीरे आयुर्वेद को स्थान देने जा रहा है ना। बाकी जो पैथी के लोग हैं उसको रेसिस्ट कर रहे हैं। आयुर्वेद वो है, अनसाइंटिफिक है, ये है, वो है, ये सब चल रहा है। उत्पादन कार्य में हम भागीदार हो पाएंगे, कठिन है। हम खुद अपने स्वयं अपने स्तर पर थोड़ा कर सकते हैं, अनलेस यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट or an industrialist son or cousin or father, है ना, on the call or listening to all this, कभी भी तब आप अपने कार्य स्थान पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। सो देयर आर पीपल जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, जो जीवन विद्या शिविर या इसके संपर्क में है, इसके अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने वर्क प्लेस में बिहेवियरल चेंजेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की बात चल रही है ना। कुछ लोग उसमें प्रयत्न कर रहे हैं। विनिमय कोष में वी डोंट हैव मच ऑप्शंस, यू हैव टू यूज द करेंसी। आप जिस राष्ट्र में हो उस राष्ट्र का करेंसी आपको उपयोग करना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा कोई उसमें उपाय नहीं है। एंड ऑल दैट इज सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड चेंजिंग रेट्स एंड ऑल दैट, तो उसका भी कोई ये नहीं है। न्याय सुरक्षा में भी हम जिस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं वहां पर कर सकते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर अ जज, है ना, और जजेस फादर और अ लॉयर। तब न्याय सुरक्षा में कुछ शोध पत्र करना, लिखना, इन विचारों को वहां के प्रचलन में लाना, उनके संपर्क में लाना, ये सब कंट्रीब्यूटरी पहल हो सकते हैं, है ना। सो शिक्षा संस्कार में दर्शन के आधार पर जो हो रहा है, वो एक जो इंग्लिश वाली वेबसाइट है उसमें थोड़ी बहुत दी है जानकारी, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। कि सोसाइटियल वर्क बोल के एक लिंक मिलेगा आपको, एक मेनू, तो उसके अंदर यू कैन सी कि अभी तक इट गिव्स अ स्नैपशॉट कि क्या क्या हुआ है कार्य शिक्षा में। तो इसमें फिर हम देख सकते हैं कि जो हमारा मानव लक्ष्य था, यू रिमेम्बर दैट, ये 5 आयाम स्मरण करेंगे। 5 आयाम निकले कहाँ से निश्रित हुए? जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व मानव लक्ष्य है, उसको पूर्ति करने के लिए योजना है। सो दिस इज व्यवस्था विज्ञान, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल साइंस इन फ्रंट ऑफ यू इन दीज 5 पॉइंट्स। सो शिक्षा संस्कार होने से समाधान सुनिश्चित होता है ना। एक व्यक्ति में समझ के रूप में शिक्षा संस्कार यदि ठीक से हो जाए, स्वास्थ्य संयम होने से समृद्धि, उत्पादन कार्य होने से समृद्धि तथा अभय भी आएगा उसमें। यहाँ अभय छूट रहा है, बिकॉज मानव के पास एक बड़ा भय यह है कि भाई मेरी जॉब रहेगी कि नहीं, है ना। उत्पादन सुलभता चाहिए। यू शुड हैव, जैसा भी राइट टू लाइवलीहुड की बात हो रही है ना, देयर शुड बी राइट टू ऑक्यूपेशन, एक्चुअली वही है राइट टू लाइवलीहुड। यू शुडंट बी स्कैर्ड। सो मानव अभी जो कर रहा है धरती पे, देयर इज समथिंग वेरी फंडामेंटली रॉन्ग। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया एक जॉब मिलना, होल्डिंग ऑन टू द जॉब, है ना, उसमें रेज करना, मतलब तरक्की पाना, कंटिन्यूअस बैटल, है ना। तो देयर हैज टू बी सम बिहेवियरल सॉल्यूशन फॉर इट, कोई व्यवहारिक समाधान उसके लिए आवश्यक हो जाता है। विनिमय कोष से भी अभय सिद्ध होता है, क्योंकि फिर हमने कुछ उत्पादन किया, हमने कुछ काम किया, उसका उचित मूल्य हमको मिलेगा। हमारे पास जो मूल्य के रूप में मुद्रा, है ना, या प्रतीक मूल्य है,
उसका विघटन नहीं हो रहा है, ये भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं तो आपने जैसे अभी भारत में जिस ईयर जैसे इन्फ्लेशन इज 8.2%, तो यदि मेरे पास 100 रुपए है, 2022 खत्म होने के पहले उसकी वैल्यू 92 की हो गई है ना। सो इफ somebody has saved up money, यदि उसने कोष करके रखा है, तो उनको इस वर्ष इससे चिंतित होना पड़ेगा कि वो मेरा 100 रुपए 108 रुपए कैसे हो, तभी उसकी वैल्यू बनी है 100 में, नहीं तो 8 से घट गया है ना। तो इस प्रकार की चैलेंजेस जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही वेरी जटिल हो गए ना, वेरी वेरी टफ टू सॉल्व। बट विनिमय कोष व्यवस्था से अभय हमको दिखता है, और न्याय सुरक्षा से अगेन अभय एवं सहअस्तित्व सुनिश्चित होता है। सो दिस इज हाउ ये जो 5 आयाम है ये दिखते हैं। इनमें से जीवन के लिए शिक्षा, संस्कार तथा न्याय सुरक्षा, नंबर 1 and 5 आर फॉर जीवन, 2, 3, 4 आर फॉर द बॉडी। नोइंगली और अननोइंगली मानव का आज का भी जो सिस्टम है, किसी भी कंट्री के गवर्नेंस मॉडल को आप ले लो, इन्हीं 5 से ब्रांचिंग आउट दिखेगा आपको, ठीक है। सो दैट मींस आई विल नॉट डू अ फुल समरी अगेन, ये सारी चीजें लिखे हैं, आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हो। ये नोट्स आई थिंक सभी के पास पहुंच गया होगा, है ना। तो ये समाज में व्यवस्था की स्थिति, अच्छा ये सब तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। आई थिंक विल स्किप दिस, आप लोग किसको पढ़ सकते हो बाद में, ये सारांश है, ठीक है। तो परिवार, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ मानव मानव संबंध, हमारा सेकंड है ना। हमने देखा था कि स्वयं को समझना, मानव मानव संबंध को समझना, उसमें परिवार तथा समाज 2 पक्ष हमने देखे। मानव प्रकृति संबंध पर जाएंगे इसके बाद। अभी तक जो बात हुई, किसी को कुछ रखना हो, शेयर करना हो, पूछना हो तो रख सकते हैं। भैया थोड़ी सी एक ऐसी मेरा एक जिज्ञासा थी जरा आप, क्योंकि मैंने कई बार जैसे जीवन विद्या शिविर में भी इस तरह से कहते सुना है कि नौकरी को भी लोग छोड़ चुके हैं, और फिर डायरेक्ट, और इवन अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में सुन रही थी कि जीवन विद्या करके एक आदमी को इस तरह से प्रेरणा मिली, उसने अपना सारा बिजनेस बंद कर दिया। तो ये ठीक है कि जैसे उनको ऐसा लगा कि हम इस तरह की अर्थव्यवस्था में दूसरों को शोषण कर रहे हैं, ऐसा मन में भाव उठता है ये सब कुछ सुन के। तो फिर उसका फिर ऑल्टरनेटिव क्या बताते हैं कुछ? तो जैसे आप इतने यंग है भैया, आप तो यू आर वेरी यंग मैन, तो आपको कुछ तो जॉब करनी होगी ना फैमिली के लिए, तो कुछ तो ऑल्टरनेटिव बताते होंगे। जैसे अब मैं हूँ, आई एम रिटायर्ड नाउ, मैं इन दिनों में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट में पढ़ा रही थी, काफी दिनों से, 3 साल से पढ़ा रही हूँ। लेकिन मुझे भी ये जीवन विद्या में आने के बाद मैं सुन सुन के लगने लगा, वाई आई एम चार्जिंग, मतलब मेरे अंदर भी एक इस तरह की एक भावना आने लगी कि मुझे अब तो बिल्कुल पैसे लेके काम करना ही नहीं चाहिए। और ऐसा करने से मुझे बहुत एक वो खुद को लगने लगा कि जब इतने यंग लोग जॉब छोड़ के सेवा कर रहे हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और आप विश्वास कीजिए भैया, इससे मैं इतनी प्रेरित हुई तो मैंने पढ़ाना भी छोड़ा और फीस मतलब सैलरी लेना छोड़ दिया। लेकिन देन आई रियलाइज ये तो मैं उल्टा ही काम कर रही हूँ। तो अब मैंने वापस पढ़ाना शुरू किया, बट आई हैव रिफ्यूज्ड टू टेक द सैलरी। लेकिन इस तरह से कोई आप लोगों के लिए, जैसे यंग है, जो जो फैमिली अभी जिनकी रेज हो रही है, फैमिली में है, उनके लिए फिर क्या हमारे इस तरह का आंसर मिलेगा? कुछ स्पष्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा है अपने सोचने से मुझे। नहीं, स्पष्ट इसका यह है कि स्पष्ट आंसर है नहीं। दर्शन जो है, इफ यू सी, कोई भी दर्शन जो लिखी जाती है उसका एक बड़ा पक्ष होता है वर्तमान को बताना। तो एक बहुत बड़ा उसमें, इफ यू सी, हम आगे देखेंगे मध्य दर्शन के लिटरेचर में। अब मैं जीवन विद्या शिविर के जगह पर बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जीवन विद्या शिविर एक पब्लिक कांटेक्ट प्रोग्राम है ना, ये अध्ययन नहीं करा सकता। पब्लिक कांटेक्ट प्रोग्राम में लोग जहां खड़े हैं वहां से आपको बातचीत प्रारंभ करनी पड़ती है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों बतानी पड़ती है, और लोगों को एंटरटेन रखने के लिए भी चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, है ना। हो सकता है गाना भी गाना पड़े, एक्टिविटी भी करना पड़े, ताकि आदमी का मन बने रहे और इस चीज को सुन ले।
एंड ऑल्सो दैट आई एम नॉट सेइंग इट इन अ रॉन्ग वे, ये है मतलब कि लोगों को अच्छा लगे उसमें आके, क्योंकि सभी का जिज्ञासा एक जैसे तो नहीं होगा, है ना। अभी कितने लोग हैं अभी संसार में जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं हो रहा है, इससे बहुत पीड़ा हो रही है ना। जिनको अस्तित्व दर्शन पूरा समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीड़ा हो रही है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि समाज में प्रॉब्लम है और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें भी समाज में प्रॉब्लम यदि आप लिस्ट करेंगे तो वो तो 1000 पेज का बुक बन जाएगा। उसको कितने लोग समझ पाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज कितने में है ना। ऐसे देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति एक भिन्न स्थान में खड़ा है। तो दर्शन यदि हम देखेंगे, जैसे अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण, ये सब हम देखेंगे आगे भी। तो एक तो यथास्थिति को बता रहे, सो दीज आर टाइमलेस प्रिंसिपल्स। जैसे ये उत्पादन, कार्य, विनिमय, कोश, ये समय से बंधित नहीं है एक। दूसरा, दर्शन में शास्त्र वाला भाग हमको मिलेगा, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। उसमें थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन किया है प्रणेता लेखक ने, श्री नागराज जी ने, कि अभी की स्थिति क्या है और होना क्या चाहिए, बट वो बहुत ही फंडामेंटल स्तर पर किया है। और 3 वाद के बुक हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, समाधानात्मक भौतिकवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद तथा व्यवहारात्मक जनवाद। उसमें लॉजिक के रूप में, जिसको इंग्लिश में डायलेक्टिक बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के रूप में, व्हाट आर द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस दर्शन, है ना। एंड इसके पूर्व में जो भी चीजें हुई उसकी एक बहुत सटीक एंड बहुत ही शॉर्ट समरी दी है, नॉट वेरी मच इन डिटेल। तो पूरा दर्शन तो ये है ना एक। तो इसको पढ़ के हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ये मन बनता है इसको मैं समझूं, इसके लिए समय निकालूं, ये सब। कुछ चीजें मेरी कंट्रोल में है, कुछ चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है। जैसे मेरे व्यवहार, अब मेरा व्यवहार ही किसी समय मेरे नियंत्रण में, किसी समय मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो उस पर मुझे काम करना पड़ता है, उसमें बरसों लग जाता है। हमारे अंदर की एक छोटी छोटी प्रवृत्ति बदलने में कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्ष इसमें भी लग जाता है पता होने के लिए कि मेरे में ये प्रवृत्ति है, बाकी लोगों को दिखता है, मुझे नहीं दिखता है, तो मैं करते रहता हूँ उसको, है ना। अच्छे से अच्छे लोगों में ये होता हुआ देखा है मैंने। तो ये सारी चीजें, तो अब हम स्मरण करेंगे जो शायद पता नहीं आप ही ने पिछले बार पूछा था और किसी ने, वॉइस एक ही था, आई कांट सी हु इज टॉकिंग बिकॉज़ आई हैव टर्न्ड ऑफ एवरीथिंग, बट हमने देखा कि 4 जीवन है ना, विद्यार्थी का जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा समाज में कॉन्ट्रीब्यूटरी जीवन, राइट। विद्यार्थी की जीवन को पूरा करने से आपको कोई भी ये 3 चीजें रोकती नहीं है, अनलेस पत्नी या बच्चा या पिताजी या भाई, है ना, अल्टीमेटम दे दें कि तुम जीवन ये नहीं पढ़ोगे एंड इट इज कॉजिंग मी इरिटेशन, है ना, अनलेस यू आर इन दैट कंडीशन, इन विच केस आई डोंट नो व्हाट द सॉल्यूशन इज, वी हैव टू टॉक ऑफलाइन। बट उसको पढ़ने के लिए आपको कोई रोकता नहीं। जैसे ये एक बड़ा सिंपल सा 5:30 to 7:30 वीकेंड्स पे सबसे आई वुड से मतलब है ना हल्का समय होता है, लोग जनरली बाहर जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, बोर होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाले टाइम को रखा, है ना। इट इज द सिंपलेस्ट टाइम टू गिव, इससे अधिक समय भी दे ही सकते हैं। तो हमारे विद्यार्थी के जीवन को पूरा तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा, केवल नौकरी छोड़ने मात्र से कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज आप पहले एम्प्लॉयड एंड भ्रमित थे, नौकरी छोड़ जाओगे तो अनएम्प्लॉयड एंड भ्रमित रहोगे, है ना। नथिंग इज गोइंग टू चेंज बिकॉज यू क्विट योर जॉब। हाँ, हमारे अंदर इतनी यदि जिज्ञासा है कि भाई हम अपने विद्यार्थी वाले पक्ष को पूरा करना चाहते हैं, एंड परिवार की अनुकूलता है एंड आर्थिक अनुकूलता है, आर्थिक को मैं 2 पक्ष में बांट रहा हूं, एक को दर्शन के अनुसार स्वावलंबन करना, दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन टुडेज टर्म्स, राइट। तो ये यदि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है बिकॉज ऑफ योर सेविंग्स, यू नो, फैमिलीज कंडीशन, फैमिली सपोर्ट जो भी हो, देन वो आपके विद्यार्थी के जीवन को स्पॉन्सर कर सकता है इन अडल्टहुड। कोई भी बच्चा आज के दिन जो 16 वर्ष पढ़ता है पूरे धरती पे, उसका एजुकेशन इज स्पॉन्सर्ड। नोबडी एक्सपेक्ट्स a 5th standard child to earn his own livelihood in the entire planet, है ना। कहीं जहां होता है वो मजबूरी में होता है, and by that I don't mean working at home but doing something in society to bring back money for the family। बहुत ही डेस्परेशन में लोग इसको करते हैं, यानी जनरली सिटीज में दिखता है, गांव में अभी भी नहीं के बराबर है। गांव में कितना भी गरीब ट्राइबल हैमलेट चले जाइए, 5वीं कक्षा का बच्चा काम पे नहीं जाएगा, वो घर में काम करेगा, और जो विद्यालय है वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जाके आता है।
हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, वी हैव बिकम अडल्ट्स, जहां पर हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी परिवार तथा आर्थिक है, एंड नाउ वी वांट टू बिकम स्टूडेंट्स ऑल ओवर अगेन, राइट? सो नाउ यू हैव टू, इस समय को निकालना पड़ेगा, and that will be tough. There are no straight answers there, and darshan cannot say anything there, because darshan, like I told you, it is timeless. हमारा जो प्रॉब्लम है ये टेम्पोरल प्रॉब्लम है, इट इज वेरी सिचुएशनल प्रॉब्लम, बिकॉज योर सिचुएशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम माइन, बट ये पैरामीटर्स, ये 4 दर्शन पढ़ के ये 4 समझ में आते हैं, है ना? तो आई हैव सीन मेनी पीपल जिनका इसमें अधिक माने आयु ठीक है और इसमें अधिक उनका रुचि होता है, रुझान होता है अध्ययन करने के। प्राइमरी फैक्टर, ये प्राइमरी फैक्टर तो यही है भैया। हाँ, आपको रुझान, मतलब तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा। अब जिसमें तीव्र इच्छा है ना, और जितने ग्रेड की तीव्र इच्छा के भी 3 ग्रेड होते हैं, एक ही ग्रेड का नहीं होता है। तीव्र इच्छा इज अगेन ऑफ ग्रेड 1 2 3, है ना, या मंद तीव्र अति तीव्रतम। तो जिसका जितना तीव्रता है और पारिवारिक तथा आर्थिक अनुकूलता है, प्लस क्लैरिटी है, यू शुड बी क्लियर दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू कमिट टाइम फॉर। बहुत लोगों के मल्टीपल इच्छाएं होती है। हाँ, मैं दर्शन भी 70% कर सकता हूँ, 20% मेरे को काम भी अच्छा लगता है, 10% जो है सिटी में रह के चाट खाने मिलता है वो भी अच्छा लगता है, तो लाइफस्टाइल भी चेंज होता है इसमें। सो पीपल चूज टू मूव टू अ स्टडी सेंटर जहां पर इसका अध्ययन कराया जाता है। कई लोगों के पारिवारिक स्थिति ऐसा होती है कि पैसा होते हुए भी या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हुए भी वो नहीं आ सकते, क्योंकि बच्चा स्कूल में है या पत्नी नहीं आना चाहती है, पिताजी नहीं अलाउ करेंगे। इफ यू आर यंग एंड यू आर अंडर द केयर ऑफ योर पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, है ना। कई बार ये दोनों के लिए अनुकूलता रहती है और फाइनेंशियल उसमें हमारा भी सोल्यूशन नहीं रहता है। सो अभी तो मैं समाज में कंट्रीब्यूशन पर सोच भी नहीं रहा हूँ। सो नाउ द थिंग इज, जिसकी जो परिस्थिति है, जैसे मैं जब इसके संपर्क में आया, आई वॉज 27, मैंने ऑलरेडी दुनिया को खत्म कर चुका था। खत्म मतलब दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुकी, दुनिया वॉट एवर द वर्ल्ड हैड टू ऑफर, इन मतलब मेरी अपनी बता रहा हूँ कि आर्थिक रूप से, पद के रूप से, ज्ञान के रूप से, है ना, यूनिवर्सिटीज, मुझे लगा किसी को कुछ नहीं पता है। मेरे को जो लगा, तो खाली होकर मैं दर्शन के पास आया, एंड व्हेन आई डिड द जीवन विद्या शिविर, माय बैंक अकाउंट वाज -10,000 रुपीज, मैं कर्जा लेके किया। सो देन आई रियलाइज कि भाई ये तो घर वाले तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कैसा किया जाए, तो आई हैड टू कम बैक, मुझे जॉब करनी पड़ी। देन मेरा अपना परिवार, मतलब मेरी विवाह हुई, फिर हम दोनों जॉब छोड़ के इसमें आए। कुछ हमारे पहले से सेविंग्स था फ्रॉम 3, फिर एज द इयर्स प्रोग्रेस्ड वी डिस्कवर्ड दैट परिवार में जो संपत्ति है वो भी इसके लिए हम, है ना, मैंने हमारी इस जीवन शैली के लिए, मैं इसको अभी एक्सपेरिमेंटल ही मानता हूँ अपना जीवन को। सो एनी एक्सपेरिमेंट हैज टू बी, यू नो, सपोर्टेड फ्रॉम समवेयर, financially and otherwise. It needs a lot of support, any experiment, right? You need hardware, you need finance, you need people, you need know-how. So anybody who wants to get into this will have to go through these 3 factors. So abhi my day is also arranged according to these 4. तो but जैसे मुझे अभी पैसे कमा के, ये मेरा 13th year है, 12th year of retirement. Okay, but I somehow, you know, things अनुकूलताएं थी, I could pull it off, but it's not easy, I know that. So one has to be very careful. So and not just because, like I said, you know, आप भ्रमित and employed होंगे, then you will be भ्रमित and unemployed, your problem will increase. You know, you have to fend for your family. भ्रमित बहुत परेशान करने वाला है। भ्रमित is a very strong term. We can say incomplete, है ना, incomplete थोड़ा सा is a little more what would I say, considerate, है ना। अधूरे हैं, भ्रमित से ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, खोपड़ी ही नहीं है। आपका आंसर बहुत एप्रोप्रिएट है, इट्स परफेक्ट। लेकिन आप सही कह रहे हैं, खुद ही तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वही तो, एक व्यक्ति के पास यदि आपका, माने जैसे पूरे समय आपको केवल अध्ययन करना ऐसा नहीं है, परिवार से कई लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि आप रिटायर हो चुके हैं, तो पारिवारिक भी जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं,
आर्थिक भी यदि स्टेबिलिटी है, तो जितना जितना विद्यार्थी जीवन से क्लैरिटी मिलेगा, स्पष्टता मिलेगी, उतना उतना धन की आवश्यकता, धन के अभाव से भय, है ना, संबंधों पर विश्वास, ये सब जैसे जैसे बढ़ेगा तो आर्थिक आवश्यकता की जो सटीकता है ये बनती जाएगी। तो किसी समय में आपको दिखेगा कि ये पर्याप्त है ना, या ये विश्वास आ जाएगा कि इतना पर्याप्त है, जो भी संग्रह कर लिया या जो भी चल रहा है। संग्रह का मतलब जो भी संकलित कर लिया, आई वुड से, बिकॉज संग्रह इज एक्चुअली ए नेगेटिव टर्म इन द दर्शन, है ना। जितना हमने सेव कर लिया है को, है ना, प्रतीक के रूप में, या हमको ये विश्वास आ गया कि अभी जैसे गाड़ी चल रही है, गिविंग 4 hours a day और few days a month, मेरी तो गाड़ी चल जाएगी। एंड किसी का यदि प्रवृत्ति है समाज में कुछ कार्य करने का, तो वो करना चाहिए, है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं आप पढ़ा रहे हैं, आपने बोल दिया कि इसके आवश्यक, इससे आपको तृप्ति मिलेगी, है ना। मैं दिन में बैठ के 2 घंटा करता हूँ दर्शन, मतलब मेरा अध्ययन का ही मैं भाग मानता हूँ, बट इट इज एक्सटर्नली फोकस्ड। माय आफ्टरनून्स, जस्ट बिफोर दिस कॉल आई वाज डूइंग दैट, आई एम कंपाइलिंग अ बुक। मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है लोगों को भी उसका उपयोगिता हो सकता है। मेरी पत्नी जो है इंग्लिश का कुछ लिखती है करिकुलम स्टूडेंट्स के लिए, है ना, वो और 3-4 लोग मिलके उस टीम में है। ये सब हम अपनी तृप्ति के लिए करते हैं ना। ये संसार में भी है, पीपल डू वर्क फॉर फ्री, एंड इससे सेरोटोनिन मिलता है, केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फील गुड हार्मोन जो है। ये भी एक डेफिनेट कोई हार्मोन होता ही होगा भैया, जो भी विच सैटिस्फाइज व्हाट वी डू। बिल्कुल, इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई, बाकी इतने सारे ऑर्गन्स तो सब ढूंढ लिए लोगों ने। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक नेम आल्सो फॉर दिस वन। हाँ, मतलब जीवन और ब्रेन तो एक साथ ही काम करता है, तो जीवन में जो चीजें होती है या मन जो अनुभव करता है, उसमें हार्मोन्स एक बड़ा भाग प्ले करता ही है। इवन इन मेंटल हेल्थ, है ना, धीरे धीरे ये भी क्लियर हो रहा है कि मेंटल हेल्थ के लिए भी एक, है ना। थैंक यू भैया, इट वाज परफेक्ट आंसर। अपन जीवन विद्या ये जो बुक करने के बाद में कौन सा बुक टच करेंगे भैया आप नेक्स्ट? परिचय शिविर करने के बाद वी विल गो थ्रू बुक कॉल्ड सह अस्तित्ववाद, एक परिचय। वो 12 बुक से एक कलेक्शन है, सेट इन मतलब इंट्रोडक्टरी फैशन, है ना। सो इट इज लाइक परिचय शिविर इन नागराज जी's वर्ड्स, दीज आर इन माय वर्ड्स। माय वर्ड्स मतलब हम विद्यार्थी, हम लोग विद्यार्थी बोलते हैं, कुछ लोगों को विद्यार्थी बोलने में वो लगता है तो शोधार्थी बोलते हैं, दोनों एक ही है। शोध कर रहे हैं इसका मतलब अभी भी विद्या पूरी नहीं हुई है, जैसे मेरी विद्या पूरी नहीं हुई है ना। सो विद्यार्थी, सो ये जो आपको दिख रहा है, ये तो विद्यार्थी, दैट विल बी फ्रॉम, जिसको मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बोलते हैं इंग्लिश में, बट गुरु को हॉर्स बोलना ठीक नहीं लगता, बट गुरु इन हिज वर्ड्स। जैसे आप उसने बता रहे थे ग्रुप्स के नाम रखे, रैबिट, कुत्ता, कुत्ता वाला ग्रुप में को रिफ्यूज टू। बिल्कुल, so we'll go through that book। अभी वो बुक प्रिंटेड नहीं है, बट that is also available on the website। आप मतलब ये जो मैंने वेबसाइट बोला, इंट्रोडक्टरी रीडिंग में हिंदी में आ जाएगा आपको वो, बट we'll send it on our group। तो उसको हम पढ़ेंगे, सहअस्तित्ववाद एक परिचय, that will be the immediate reading। तो उसमें हम ये करेंगे कि 5 days a week जो 3 ग्रुप्स बने हैं, उसमें जितने भी लोग हैं, 2-3, I don't know how many are attending। Hopefully once we start reading the books, more people should take interest, because परिचय शिविर लोगों ने इतना कर चुके हैं ना, ये बहुत प्राइमरी, क्योंकि कितनी वो सुनते भी बहुत है ना, वीडियोस भी बहुत सुन लिए, और एक बार कर लिया तो अब उसके बाद में जो व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन मिल गया, तो ये थोड़ा बहुत वैसा नहीं लगता। वही तो हम उसको करेंगे। उसके बाद नागराज जी के कुछ वीडियोस देखेंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर लेंगे। उसके बाद जीवन विद्या परिचय बोल के एक बुक है, उसको करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन बिंदु को लेंगे, उस पर एक बुक संकलित हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा, आई शुड बी डन बाय देन। हम अध्ययन बिंदु बुक काफी वास्ट बन गया है, सो क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव है वो। उससे हमको पूरे दर्शन का एक फ्रेम स्पष्ट होगा बाय डूइंग दीज 3 थिंग्स। उसके बाद हम जो प्रिंटेड बुक्स हैं दर्शनवाद शास्त्र को एक अलग क्रम से हम लेंगे, नॉट इन दर्शनवाद शास्त्र फॉर्मेट, क्योंकि एक तो हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, प्लस उसका मेरे अनुसार एक अप्रोच कर्व थोड़ा सा भिन्न होता है। तो हम वाद से शुरू करते हुए दर्शन में आके शास्त्र में जाके वापस दर्शन से निकलेंगे, ऐसा।
ठीक है। वो क्रम, हाँ, ऑनलाइन शिविर बोल के एक प्रोग्राम्स में लिंक है इंग्लिश वेबसाइट पे, तो उसमें आपको वो हमारा इंग्लिश चैनल का नाम बताइए। मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर अफ्रीका में, तो वो कई बार मुझे पूछ रहे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं उनको कौन सा चैनल बताऊं। इंग्लिश चैनल ये कौन सा है? ये मैंने यूट्यूब पे। हाँ, आप बताइए सर, कौन सा, मतलब कोई पूछे तो कौन सा उनको मतलब बताना चाहिए। इंग्लिश में यूट्यूब पे कोई इंग्लिश चैनल नहीं है। यूट्यूब पे नहीं भैया, अपने मध्य दर्शन पे कोई इस तरह का। वो सिंपल है, आप मध्य दर्शन वेबसाइट जाइए, उसमें कनेक्ट एक लिंक है, गो टू व्हाट्सएप, यू विल फाइंड द इंग्लिश चैनल लिंक देयर, एवरीथिंग इज ऑन दैट वेबसाइट, कनेक्ट। ठीक है। ठीक है भैया, थोड़ा पर पीड़ा पर और थोड़ा फोकस करेंगे क्या? पर पीड़ा पे क्यों फोकस करना चाहते हैं? पर पीड़ा में मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को भी मैं काउंट कर रहा हूँ उसमें। उससे तो बचना है ना। नहीं, पर पीड़ा में अपने आप को काउंट करेंगे कि नहीं, अपने शरीर को? दूसरे के ह्रास या पतन के लिए हमारे में जो उत्कट कामना, ऐसा लिखा है, हमारे में जो तीव्र कामना होती है उसकी पर पीड़ा संज्ञा है। ठीक है ना। सो व्हेन दूसरे के पतन के लिए, उसके डिस्ट्रक्शन के लिए जो होता है, सो एवरीथिंग यू सी इन द न्यूज़पेपर इज एक्चुअली पर पीड़ा। व्हाट रशिया इज डूइंग विद यूक्रेन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इज पर पीड़ा। बेस्ट एग्जांपल ये व्यवस्था के स्तर मजा आ रहा है अभी, बट है ना, लेट्स नॉट सिंगल आउट रशिया, ये जितने वेस्टर्न कंट्रीज ने, सब ने एक टाइम किया है, सारे कंट्रीज के सिविलाइजेशन ने एक टाइम पर पीड़ा किया ही है ना। सो कोई भी कंट्री, एंड ऑफ कोर्स कुछ समय हमको ऐसा मिल जाएगा कि माने कंट्रीज थे ही नहीं, और वहां के जो राज्य है वो आपस में, जैसे भारत का जो नोशन है ये 200 वर्ष पुराना है। 200 वर्ष पहले देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया इज फाइटिंग समबडी, राइट? देयर इज नो पॉलिटिकल एंटिटी कॉल्ड इंडिया, दे वर ऑल फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, है ना। सो व्यवस्था के स्तर पे तो ये कहलाएगा। बाकी पर पीड़ा में हमको यदि व्यवहारिक हो लें, यदि हम अभी का लाइव एग्जांपल कि भाई कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं आता है, तो फिर पूरे पूरे दिन वो हमको याद आता है, और हम उसको डांटते रहते हैं कि वो कहीं मर जाए, कहीं डूब मर जाए, कहाँ से पैदा हो गया। ये सब मन में पर पीड़ा का होना है, हम उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं, एक अलग बात है ना। हम किसी पॉलिटिशियन के बारे में पढ़ते हैं जो हमको पसंद नहीं है, और उसको मनी मन हम गाली देते हैं, ये भी मानसिक पर पीड़ा का। एक्चुअली व्हेन यू रीड द पेपर यू गो थ्रू लॉट ऑफ पर पीड़ा इन एन अननोइंग वे, बिकॉज जितनी भी नेगेटिव न्यूज है वो सारा नेगेटिव, इट्स ऑल हॉरिबल न्यूज, राइट? मोलेस्टेशन हो गया, मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एकदम घटिया। कुछ न्यूज तो इतना घटिया है वो बोलने का भी मन नहीं करता, सोचना तो बहुत दूर, और लिखा रहता है, आप चले जाता उस पर, तो देन यू विश इल फॉर दैट पर्सन, विशिंग। उसके बाद यू मे नॉट हैव एनी, मतलब ये मैं उसका सूक्ष्म स्तर बता रहा हूँ। स्थूल है कि देन यू मेक अ प्लान कि उसको कैसे मारना है, बट यू डोंट कैरी इट आउट, है ना। वो प्रकट होना, यू एक्चुअली कैरी इट आउट। ये 3 स्टेजेस हैं इसके, है ना। पासिंग थॉट, कल्पना, जिसको भाव भी कह सकते हैं, वो दुर्भाव। दूसरा है प्लानिंग करके छोड़ दो, ठीक है। I think many people will qualify that. Most of the world is planning something for somebody else. And few of them have the time and patience to carry it out. ये परपीड़ा के 3 स्टेजेस हैं। स्टेज कौन से भी, आपने 2 ही बताइए भी। Carrying it out, you make a plan but you don't carry it out. आपको फुर्सत नहीं है, या बोलता रहे यार, I have other things to do, कौन बैठ के उसको निपटाएगा, या हिम्मत नहीं होती है। बढ़िया है भैया, पहले भी सेम बताए थे। लेकिन मुझे लगा ना कि अभी पहले परपीड़ा ज्यादा था, अभी कम हो रहा है। पहले न्यूज देखने पे तो होता ही है परपीड़ा बहुत ज्यादा, रोज
रोज न्यूज, और पढ़ने की आदत भी है न्यूज ना, तो आदत हो गई है निगेटिव न्यूज पढ़ने की। वही अभी एक वेबसाइट है गुड न्यूज इंडिया बोल के, और दूसरा है बेटर इंडिया। तो उन लोगों ने शुरू किया पूरा दिन नेगेटिव न्यूज, भाई अच्छा न्यूज भी डालो। सो व्हेन यू गो टू गुड न्यूज इंडिया, आई रेड इट सम 18-15 years ago website, I don't know whether it's still around, but that helps your mental state because you can read some good news as well. एक भैया वेबसाइट, मुझे लग रहा है कि ऐसी वो निगेटिव न्यूज पढ़ पढ़ के ऐसी आदत हो गई है कि निगेटिव न्यूज और खोजते रहते उसमें रस आने लगता है। कुछ खराब ही नहीं हुआ तो यू फील कि कुछ हुआ ही नहीं, आज क्या पढ़े पेपर में। हैं। सही बोल रहे हैं। और क्या, सो यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग सम दुर्घटना, यू आर एक्सपेक्टिंग अ ट्विस्ट। ये ट्विस्ट में लोग मजा आता है। जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो पूरा चेंज हो गया ना, देयर वाज अ ह्यूज पॉलिटिकल ट्विस्ट टुवर्ड्स द एंड, जो सभी लोगों ने सुना होगा या बहुत लोगों ने सुना होगा। बहुत लोगों को मजा आया, अरे कैसे कर दिया, ऐसा कर दिया, इसने इसको निपटा दिया, मेरे घर में सब लोग खुश थे, है ना, इसने ऐसा कर दिया। ट्विस्ट इन द टेल, सो वी वांट मिस्ट्री, वी वांट ट्विस्ट इन द टेल, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी चित्त ऐसे, मतलब हमारा माइंड ऐसा हो जाता है, वी फीड ऑफ द नेगेटिव न्यूज, सो देन हमको रस आने लगता है उसमें। आप सोचिए ना न्यूज़पेपर कैसा होता है, हेडलाइन, है ना, रशिया, देयर इज continued, है ना, no incidents in the world today, है ना, nothing to report, everything was peaceful, pollution was under control, there was no global warming, there have been no wars in the last 50 years, this is the 51st year of no war, no civil strife, no deaths, no avoidable deaths, इतने इतने स्कूल में इतने इतने लोगों को जीवन ज्ञान हुआ, इतने इतने लोगों को मान्यतापूर्ण आचरण में देखा गया, है ना। उल्टा न्यूज 500 years from now, तो उसके लिए मानसिकता बनानी पड़ेगी। अभी हम अभी के मानसिकता में विल गेट बोर्ड ऑफ दैट और वी वोंट बिलीव इट, हम बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़े, एनीबॉडी एल्स? नहीं भैया आगे चलिए। ये हम बुक पर ही आते हैं वापस, एंड देन आई विल सी की नोट से इसका कितना डिविएशन यदि कुछ हो रहा है। आई थिंक बुक में ये ठीक है, वी हैड सेट की वो नए व्यक्तियों के लिए हम इसको करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी संबंध में, तो हमने हमारा जो जर्नी है यहाँ से प्रारंभ किया कि हमारे अपने में जीने के आयामों को पहचानते हुए हम शरीर के साथ, फिर मानव संबंध, है ना, परिवार, फिर समाज में जाते जाते अभी हम प्रकृति के साथ हमारे जो भी संबंध है या इंटरेक्शन है, जो व्यवहार है या कार्य है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो इसका नाम दिया ऑर्डर एंड साइक्लिसिटी इन नेचर। ये लाइक आई सेड, दिस इज अ टेक्स्ट बुक रिटन फॉर स्टूडेंट्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी शब्दावली को लेकर, सो आई हैड टू यूज डिफरेंट वर्ड्स, एंड दिस इज अनपब्लिश्ड, है ना, टू लुक फॉर समबडी टू पब्लिश इट। तो इसको हमने ये किया है कि भाई जो भी नेचर है इसको 4 वर्ग में देख लिया है, मतलब इसको वर्गीकरण किया है। पहले को हम मटेरियल ऑर्डर या मिनरल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, दूसरे को प्राण अवस्था या बायो ऑर्डर, तीसरे को जीव अवस्था या एनिमल ऑर्डर, और चौथे को ज्ञान अवस्था जिसमें मानव आ जाते हैं, है ना। तो पदार्थ अवस्था का मतलब है कि पूरी धरती, तो सारी चीजें। तो पदार्थ अवस्था पर भी प्राण अवस्था है, पदार्थ और प्राण अवस्था होने के बाद ही जीवावस्था के होने का संभावना है। तो ये भी इसकी एक फ्लो है, तो बिना पदार्थ अवस्था का प्राण अवस्था नहीं हो सकता, है ना। धरती, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु हुए बिना और प्राण रचनाओं का हुए बिना जीव अवस्था का होना, क्योंकि इसके लिए ये भोजन है ना। एनिमल ऑर्डर के लिए बायो ऑर्डर भोजन है, बायो ऑर्डर के लिए मटेरियल ऑर्डर भोजन है, पदार्थ अवस्था भोजन है। वो खाएगा क्या, क्योंकि उसको मान पुष्ट होना है ना, इसको ग्रो करना, तो ग्रो करने के लिए कुछ इनपुट चाहिए। सो अनलेस दिस इनपुट इज रेडी, दिस कैन नॉट अराइव। मानव के लिए देखेंगे तो ये प्रश्न बनेगा कि यह तीनों भोजन है कि नहीं,
इसको अभी वेजिटेरियनिज्म बोलते हैं, इसको नॉन वेजिटेरियनिज्म बोलते हैं ना। विल डील विद दिस इश्यू लेटर। आदमी पत्थर तो खाता नहीं, क्योंकि शरीर को जीवित रखना है, तो ये दोनों अभी आदमी इस धरती पर दोनों चीजों को खाता है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ सकते हैं, इसको एक बहुत फेमिलियर डायग्राम है, सारे सम जीवन विद्या टीचर मस्ट हैव कम अप विद दिस लॉन्ग बैक, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द सेम डायग्राम, है ना, 4 वाला, ये 95 से चल रहा है, इट्स 2022। इसमें भी देखेंगे तो चारों अवस्थाओं को लिखा है। सो यू हैव पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इसमें भी देखेंगे तो सर्वाधिक संख्या में पदार्थ अवस्था है, उससे कम संख्या में प्राण अवस्था है, उससे कम संख्या में जीव अवस्था, उससे कम संख्या में मानव। और पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के बीच यदि हम संबंध को देखें तो ये पूरकता का संबंध दिखता है, और इसके कई सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, और सामान्य रूप से एक छोटे बच्चे को भी अभी ये समझ में आता है। इसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही अभी। ऐसे पेड़ पौधों का होने के लिए पानी का, मिट्टी का, हवा का होना आवश्यक है, और उसमें पुष्टि तत्वों का मतलब ठीक तत्वों का होना आवश्यक है, तभी पेड़ पौधे पुष्ट हो पाते हैं। पेड़ पौधे पुष्ट होते होते ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है, ये भी अधिक पुष्ट होते जाता है, और इसका जो अवशेष है खत्म होने के बाद, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, और वो पेड़ पौधा खत्म होने के बाद जैसे सड़ जाता है, वो सड़ा हुआ वस्तु पुनः, है ना, मिट्टी में, है ना, उदाहरण के रूप में मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी को अधिक उर्वरक, अधिक फर्टाइल बना देता है। तो ये हमको दिखता है कि पदार्थ और प्राण के बीच में दोनों तरफ आपको एरो दिख रहा है, और ये एक पूरक संबंध है ना। सो दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन यू सी द बिग पिक्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ध्यान में रखने को, बिकॉज एक चीज क्या होता है, जब हम परिचय शिविर को लाइव करते हैं ना, यू हैव द बेनिफिट ऑफ द एनवायरमेंट। तो एक क्राउड का एक वो होता है, जैसे इट इज क्राउड डायनामिक्स। तो क्राउड डायनामिक्स में क्राउड जो सोचता है ना, अपने आप आपका उसमें चले जाता है। पीपल स्टडी दिस, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट स्टडी दिस। सो आफ्टर सम टाइम परिचय शिविर में यू कैन नॉट बी द ओनली वन फाइटिंग विद द प्रबोधक, यू विल गिव अप आफ्टर द 4th और 5th डे। एक तो वस्तु भी ऐसी है, तर्क भी इसका सटीक है, तगड़ा है, एंड देन यू सी वेयर एवरीबॉडी इज सेइंग कि व्यवस्था है। व्हाई शुड आई कंटिन्यू टू से व्यवस्था है? यू विल चेंज, यू विल फोर्स योरसेल्फ टू चेंज। ये हो जाएगा, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। ऑनलाइन में वी डोंट हैव दैट लग्जरी, है ना, बिकॉज यू कैन कम अप विथ मेनी एग्जाम्पल जहां पर पदार्थ अवस्था मतलब प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था के लिए पूरक नहीं है, या प्राण अवस्था, एक प्राण अवस्था दूसरे प्राण अवस्था के लिए पूरक नहीं ना। ऐसे बताता है कि यूकेलिप्टस का पेड़ यहाँ पर लगा दें तो उसके नीचे दूसरा कोई पौधा होता नहीं, वहां का पानी पूरा वो खींच लेता है। तो जब हम दर्शन के स्तर पर बात करेंगे, और वो बात सही है ना, तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, परंतु उस एक अकरंस को लेकर हम जो पूरे के लिए जो निष्कर्ष बना लेते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। आई हैव सीन वन स्मॉल स्नैपशॉट। फॉर एग्जांपल, आई सी अ हस्बैंड एंड वाइफ आर्ग्यूइंग at the, let us say, vegetable shop, right? My conclusion is this husband and wife argue. वो conclusion तो गलत हो गया ना. That is one instance, and that argument could be to, है ना, maintain a larger picture of balance. क्योंकि वो convince हुए बिना पूरी की balance नहीं होगी. Something similar to that. तो हम दो पौधों को लेकर अभी जो हमारा दृष्टि है, अभी हमारा मतलब मानव का, ह्यूमन साइड, वो क्योंकि लिमिटेड है, और हमारे पास लग्जरी है कंक्लूजन निकालने का, इन्फ्रेंस निकालने का, तो जो एरर जो हो जाता है, जो आई वुड से नैरो माइंडसेट का, आई विल नॉट कॉल इट अ साइंटिफिक एरर, देखने के दृष्टि में संकीर्णता, उससे प्रॉब्लम होता है ना। एंड एरोनियस मतलब ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस में जो एरोनियस हम संबंध बना लेते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जिस स्तर का ऑब्जर्वेशन होता है उससे बड़े स्तर पे उसकी इन्फ्लुएंस को ला आते हैं, उस ऑब्जर्वेशन की इन्फ्लुएंस को। सो फॉर एग्जांपल, प्राण अवस्था अपने में संतुलित है और एक संगीत है,
एंड लोग इस पर कविता लिख सकते हैं, है ना। यू कैन राइट नाइस सॉन्ग्स अबाउट हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज। अभी तो पुणे में बारिश हो गई तो और भी ब्यूटीफुली लग रहा है, सारा हरा भरा और ये सब लग रहा है। और सूखा हुआ जो रेगिस्तान है वो भी बहुत लोगों को सुंदर लगता है। सो पूरी जो प्राण अवस्था है ये अपने में एक व्यवस्था के रूप में दिखती है, तथा पदार्थ अवस्था भी एक व्यवस्था के रूप में दिखती है। जैसे धरती एक व्यवस्था के रूप में दिख रही है ना। धरती अपने में बनी हुई है, उसका गठन टूट नहीं रहा है, इसलिए हम आप बैठकर बात कर रहे हैं, है ना। पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है। यू आर एबल टू बिल्ड अ मेट्रो रेल बिकॉज हमको ये विश्वास है कि कल ये जो धरती आज हम इस पे बिल्ड कर रहे हैं 50 साल बाद यहीं रहेगा। सो ह्यूमंस अज्यूम द कंटिन्यूटी ऑफ द प्लैनेट, तभी हमारी सारी प्लानिंग है। इफ यू मीन इमेजिन हमारी जो विश्व स्तर की व्यवस्था है और प्लानिंग कैसे होती यदि ये पता चलता कि 25 साल में धरती खत्म हो जाने वाला है या 100 वर्ष में धरती खत्म होने वाला है ना। ऐसा यदि मान्यता होता पूरी प्लानिंग बदल जाती, एवरीथिंग वुड चेंज। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम बोलते रहते हैं कि चीजें खत्म हो गई, परंतु हमारी सारे लॉ, हमारे सारा प्लानिंग, सारा सोच विचार, सारी स्वीकृति इसकी निरंतरता को स्वीकारने से, वेरी डीप एक्सेप्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी, एंड इसकी एक व्यवस्था है। तो धरती एक व्यवस्था के रूप में है। धरती पर जो प्राण अवस्था हमको दिखता है, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, ये सब एक व्यवस्था के रूप में है, तथा ये दोनों पूरक के अर्थ में है बड़े पिक्चर में। वैसे भी यदि हम आएंगे तो प्राण अवस्था का प्रकटन, है ना, जीव अवस्था का, एनिमल्स का प्रकटन प्राण अवस्था के प्रकटन के पश्चात हुआ है, और ये भी अपने में एक संतुलन के रूप में दिखते हैं। इसमें जो भी असंतुलन होता है वो ऑटो करेक्ट होता है, वो मानव नहीं कर रहा है। जैसे किसी एक स्पीशीज बढ़ जाता है तो उसको खाने वाला एक स्पीशीज कहीं से आ जाता है, उसको खा जाता है, और उसकी ओवरऑल जो एक संतुलन, एक बैलेंस हमको दिखता है, बना रहता है। फिर हमको ये भी दिखता है कि ये जो जीव अवस्था है, जो एनिमल ऑर्डर है और जो बायो ऑर्डर है, इसके हजारों हम उदाहरण ले सकते हैं। और आजकल तो इतने सारे टीवी चैनल सब आ गए, उसमें जाने अनजाने में वो लोग उसको बताते भी रहते हैं। इन दोनों में एक संतुलन है, एक हार्मनी है, एक संगीत है ना। तो ये इसके लिए भोजन बनता है, तथा जैसे मधुमक्खी होता है तो इसमें पॉलिनेशन को मदद करता है ना। अभी भी बोलते हैं कि यदि मधुमक्खी खत्म हो गई तो हमको खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स आर एसेंशियल। एंड ये जो भी पेस्टिसाइड स्प्रेइंग जो भी हो गया, इससे इसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। अमेरिका में जहां पर कॉर्पोरेट फार्मिंग प्रारंभ कई वर्षों से हो गया है, वहां बोलते कई फार्म्स में प्रॉब्लम है, ऐसा पढ़ने में आया है ना। परंतु इन दोनों में हमको एक संतुलन दिखता है। दिखने का मतलब समझ में आना। केवल एक हमने घोड़ा यहाँ खड़ा कर दिया, एक पेड़ खड़ा कर दिया, पत्थर को ले लिया तो दिखेगा कुछ नहीं। दिखने का मतलब है स्वीकार होना। जो देखते हैं उसके आधार पर जो समझ में आता है उसका मतलब है देखना। ओके। और हमको ये भी दिखता है कि जीव अवस्था और पदार्थ अवस्था में भी एक संतुलन और एक पूरकता, एक संगीत बना ही है। जैसे इसका जो मल मूत्र है इसको अधिक उर्वरक बना देता है, और इनके होने से इसको कोई क्षति पहुंचती नहीं। मानव को देखेंगे तो बहुत सीधी सी इक्वेशन है, इन तीनों के बिना मानव का होना असंभव है। यू कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एनिमल्स, है ना, बिकॉज इट विल क्रिएट अदर प्रॉब्लम्स इन द प्लांट ऑर्डर, जो हमारे भोजन का प्राइमरी सोर्स है। नाउ व्हेन आई से प्राइमरी, आई विल पुट अ स्टार देयर एंड विल कम टू वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म लेटर ऑन, वो बाद में हम डील करेंगे। और पदार्थ अवस्था के बिगड़ने से भी हमको तकलीफ होती है। तो ये बहुत, क्योंकि हम शिविर के स्टेज पे पहुंच गए, आई डोंट वांट टू बिलेवर दिस पॉइंट, परंतु पदार्थ अवस्था मतलब मानव के लिए पूरक है, ये दिखता है। प्राण अवस्था तो पूरक है ही, हम उसी को खा के बैठे हैं। जीव अवस्था भी हमारे लिए पूरक है। ज्ञान अवस्था इनके लिए पूरक नहीं हो पा रहा है ना। वी सी रेड क्वेश्चन मार्क्स एंड इफ यू सी, ये तीनों जगह जो इम्बैलेंस है, यही आज के दिन हमारे धरती पर इम्बैलेंस के रूप में दिखता है। प्रदूषण के रूप में हवा, पानी खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है ना। बारिश की सीजन इस बार पुणे में द रेन्स वर डिलेड बाय अ मंथ, है ना। हीट वेव्स आ रही है, ये सारे क्लाइमेट चेंज दिख ही रहा है। और इसके मूल में
कारण को हमने देख लिया, हमने ऑलरेडी इन चीजों पर थोड़ी सी बात कर ली थी कि मानव में समझ की कमी, क्योंकि वो इसको शोषण का वस्तु मानता है, इसको भी शोषण का वस्तु मानता है, इसको भी शोषण का वस्तु मानता है, एक दूसरे को भी शोषण का वस्तु मानता है, और ये भ्रम के कारण है। इसको नाम दिया हमने जीव चेतना। ठीक, तो ये हमको दिखता है कि प्रकृति पर, इस धरती पर एक संतुलन, एक संगीत है ना, एक परस्पर पूरकता हमको बना ही हुआ है। इस बुक में इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, यू कैन रीड इट, है ना। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, कितने कितने विधि से होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक, तो ये सारा मैंने अभी कवर किया। ये तीनों में भी हमको कॉम्प्लीमेंटेरिनेस दिखता है। 3 शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, नियम, नियंत्रण और संतुलन। इसको हम आगे देखेंगे, परंतु एक शॉर्ट में एक लाइन यदि ले लेंगे, प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित जो आचरण है उसका नाम है नियम। जैसे आम के पेड़ का एक निश्चित आचरण है, मानव का भी एक निश्चित, मानव के हृदय का एक निश्चित आचरण है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? यू गो टू स्लीप assuming that your heart will function the same way. You stop functioning, you just drop dead. ना जब हृदय खत्म होता है ना, तो पर्सन जस्ट कोलैप्स, ऐसे गिर के खत्म हो जाते हैं। मतलब I don't know whether you've seen somebody who dies like that, but just finished. He's there 1 second and gone the next second. तो हृदय की भी कंटिन्यूटी पर हम विश्वास करते हैं। वो यदि डिसकंटिन्यूअस है तो हमको डर लगता है, उसका नाम है प्राण भय, है ना, फियर ऑफ डेथ। तो उसको हम आगे डील करेंगे, भयों को। दूसरा, ये जो आचरण है ये ऐसे नहीं कि थोड़ी ही देर के लिए ना, इसकी निरंतरता बनी रहती है। तथा जैसे प्राणावस्था में देखेंगे, पेड़ पौधों में देखेंगे, तो वो पुष्टि होते 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 किसी समय में आके रुक जाता है। जैसे मेरा शरीर है, वो बढ़ते गया, फिर 6 फुट 2 इंच तक आया और रुक गया, ये उसका नियंत्रण है। If it was unstoppable, it would have become a problem. इसको हम कहते हैं नियंत्रण। नियंत्रण का सबसे स्थूल एक परिभाषा है ये, है ना। So you can say that this thing continues to display properties in a stable and continuous manner. इसकी stability and continuity है, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर के लिए निश्चितता की खत्म हो गई। तो हम तभी चीजों को लॉ बोलते हैं जब वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज इट्स नॉट अ लॉ, है ना। जैसे वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस इज अ लॉ, इट हैज टू बी ऑलवेज, राइट। तो ये नियंत्रण भी हमको दिखता है आचरण की निरंतरता के रूप में। और कई सारे फैक्टर्स मिलके इनमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ऑफ वेरियस मेटल्स, है ना। भाई कितना सोना होना चाहिए, कितना चांदी, कितना ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये सबका एक अनुपात है। देयर इज अ रेशियो इन विच इट इज प्रेजेंट, जिसके कारण प्राणावस्था हो पा रहा है। वो रेशियो यदि बिगड़ गई तो प्राणावस्था ही बिगड़ जाएगा। और इसमें से कोई भी वस्तु मानव का बनाया हुआ नहीं है। We like to think we are masters of the planet, but we are not. You are a product of the planet, you know, and a consumer of the planet. तो अलग अलग पेड़ पौधों में भी हम देखेंगे तो इसमें भी एक संतुलन बना हुआ है, जीवों में भी एक संतुलन बना हुआ है, इन तीनों में एक संतुलन बना हुआ है। मानव की भी जनसंख्या की एक संतुलन है। ये जब असंतुलित हो जाता है तो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, for which India is one of the primary contributors in the world. 2080 or 100 तक, या पता नहीं 60 तक, they're saying India will be the most populous nation on the planet. There'll be 30% less people, thankfully, but we'll still be the most populous on the planet. कोई स्टेटिस्टिक्स आया था, बर्थ रेट जो है रिप्लेसमेंट लेवल के पास आ गया भारत का, 2.4, slightly above 2 is supposed to be the replacement level, है ना। Because if there are 2 people, the replacement level is you need 2 plus some measure for illness. So 2 point something is the statistical number. बहुत सारे कंट्रीज में मैंने 2 से नीचे, 1 से भी नीचे चले गए रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब नेगेटिव ग्रोथ है उनका, या 1.5 1.6 है। इसका मतलब उनका पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा हो जाएगा ना, ऊपर बूढ़े लोग और नीचे यंग लोग। भारत का पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा है अभी, नीचे यंग लोग, ऊपर बूढ़े लोग। भारत का कुछ वर्षों के बाद पॉपुलेशन पिरामिड ऐसे दिख रहा है, नीचे कम लोग हो गए एंड बल्ज हो गया, है ना, और ऊपर ऐसा हो गया। और उसके बहुत सारे वर्ष पर पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा हो जाएगा भारत का। Too many of us will be old. So people like me, when we reach our 80s, the population pyramid is going to be like this, you know.
if I live up to 80, that is. So santulan, so santulan is also interesting to watch. Male-female ratio. Nobody on the planet, humans, there is no planning department यूनाइटेड नेशंस का कि कितने मेल्स और फीमेल्स होनी चाहिए प्लैनेट पे, परंतु जेंडर में एक संतुलन है. हमारे घरों में मेरे साथ मेरे कजिन जितने पैदा हुए सबके घर 2-2 लड़के हुए. मेरे जनरेशन में मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन हम सबकी लड़कियां हो रही है. मेरी लड़की हुई, मेरे भाई की लड़की हुई, मेरे कई कजिन्स की केवल लड़कियां हुई, पता नहीं कैसे. जबकि कजिन्स मतलब है ना, देयर हैव बीन सो मेनी मैरिजेस. सो देयर इज दिस अनसीन लॉ that is operating, है ना. And I don't want to make it seem mystical. Unseen का मतलब आंखों में दृश्य नहीं, लिखा नहीं है कहीं. भारत में कई स्टेट्स में तथा पूरे भारत में कुछ समय में, I would not say पूरे भारत में, अभी भी there are some northern states जिसमें female feticide, है ना, killing children, women, girl child at birth is very common even today, क्योंकि it's seen as a burden. उसके विवाह के लिए पैसा देना पड़ता है. It's a big financial load. वो बहुत इसीलिए भारत में इसके पहले मैंने when you're pregnant you cannot get your scan done to gender, वो नहीं कर सकते आप आइडेंटिफिकेशन. उसके बावजूद यदि आप जेंडर रेशियो देखेंगे इट इज मैंने 9:10. मतलब विवाह के टाइम प्रॉब्लम आएगा. देयर आर सम नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक हरियाणा जिसमें 890 880 था, एंड बट बाकी स्टेट्स में इट इज बैलेंस्ड, like 980 to 1000, 980 women to 1000 men, ऐसा कुछ है. In other words 9.8 to 10, right? So for every 10 men there are 9.8 girl, boys there are 9.8 girl children being born. तो ये जो बैलेंस है ये मानव का बनाया हुआ नहीं है, because you have no say in the gender of your child. That's another interesting thing, right? You cannot fix the gender of your child. There are claims in Ayurveda. Kevin Bhai mentioned Ayurveda. So there are claims of some medicines that can make a girl into a boy. ये मैंने सुना है. Before the gender, is decided in the womb. But it's not. मतलब it's not कि उसको इसके द्वारा कोई influence कर रहा है इस चीज को. So that's a very मैंने एक सूक्ष्म एक वो है, एक उदाहरण है ना, नियंत्रण का या बैलेंस का, right? और प्रकृति में हमको ये भी दिखता है कि एक साइक्लिसिटी है, एक रिसाइक्लेबिलिटी है. ये हमको बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि आगे जाके आवर्तनशील अर्थशास्त्र में पुस्तक पढ़ेंगे जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये भाग है. देयर आर सेवरल साइक्लिक प्रोसेस इन नेचर, जैसे पानी का ही इवापोरेटिंग, कंडेंसिंग, प्रेसिपिटेटिंग, बैक टू वेदर, ये एक साइक्लिक फिनोमिना है ना. और ये जब फिनोमिना बिगड़ जाती है देन वी हैव अ वाटर शॉर्टेज. सो यू डोंट हैव अ वाटर शॉर्टेज, the availability of water has become a problem because the cycle is broken. पूरा water तो उतना ही है, जाएगा कहाँ? धरती पर जितनी पानी बन गई है अभी, वाटर मॉलिक्यूल बन गया है, वो तो इधर ही रहना है. It can't go anywhere. कुछ भाग उसका नमकीन है, कुछ भाग उसका हार्ड वाटर है, कुछ भाग सॉफ्ट वाटर है, कुछ भाग आपके टंकी में, कुछ भाग आपके टंकी में नहीं आ रहा है. ये प्रॉब्लम है. तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ये उसके साइक्लिसिटी पर निर्भर करता है ना. और अभी रिसेंटली ही न्यूज आइटम कुछ आया था कि साइंटिस्ट फॉर वार्निंग कंट्रीज अगेंस्ट डूइंग लार्ज स्केल क्लाइमेट फिक्सिंग नाम दे रहे हैं लोग, कि गो एंड स्प्रे सम गैस टू हेल्प द क्राउड्स प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसी ने किया ही नहीं, वी डोंट नो व्हाट द इफेक्ट्स विल बी. सो इस स्केल पे व्हेन यू प्ले, है ना, जब मानव हस्तक्षेप करने जाता है, वी डोंट नो व्हाट द आउटकम्स कैन बी और विल बी. और हमको ये भी दिखता है कि ये जो प्रजातियां हैं, जो ब्रीड्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, दे आर आल्सो सेल्फ रेगुलेटेड इन देयर ओन एनवायरनमेंट. तो साइक्लिसिटी, पदार्थावस्था के अंदर भी एक साइक्लिसिटी है ना. पानी का जैसे एक उदाहरण लिया, या कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, ये भी एक साइक्लिसिटी है पदार्थावस्था में, एक उदाहरण का, राइट. या जैसे अभी कोयला बना है ना, जैसे साइकिल, इट्स अ वेरी बिग साइकिल, मिलियंस ऑफ इयर्स के साइकिल में कोयला और तेल बनता है, and we want to finish it in 100 years, तो प्रॉब्लम आता है. वैसे ही प्राणावस्था के अंदर एक साइक्लिसिटी दिखती है ना, जो हमने थोड़ा सा बताया. और एनिमल्स के बीच में भी एक साइक्लिसिटी दिखती है, और पूरे में भी दिखता है. बहुत बड़ा एक साइकिल हमको दिखता है. दिस इज टर्म्ड एज सेल्फ रेगुलेशन या बैलेंस. ये स्वनियंत्रित है. तो
इसी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये सब हमारे ध्यान आकर्षण के रूप में है, और ये वाला ज्ञान कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सो दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द दर्शन, राइट? सो वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट। बहुत सारे लोगों का, एंड द दर्शन इज ऑल्सो सेइंग कि क्योंकि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, उसको ज्ञान के कुछ पक्ष तो हुए ही है ना। ऐसा नहीं कि हमको आज तक कुछ भी नहीं समझ में आया। तो वो कौन से स्तर का समझ है, उस पर दर्शन अवश्य बताता है कि ये आपको जो है, जैसे कुछ सच्चाई के इस भाग का आपको भास हुआ, यू गॉट अ ग्लिम्स, इस भाग का आपको आभास हुआ, इस प्रकार की चीजें बताता है दर्शन। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि नॉट ओनली इसमें एक साइकिल है, परंतु पूरी की पूरी परंपराएं बनी है। देयर इज एन एंटायर ट्रेडिशन टू प्रोसेसेस व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हिच वी ऑफन मिस। जैसे गेहूं की एक पूरी परंपरा बनी हुई है ना। वी लिव ऑन द ट्रस्ट की गेहूं की परंपरा बनी रहेगी, तभी गेहूं या चावल खाएंगे, या हमारी ग्रेन्स की परंपरा बनी रहेगी। यदि ग्रेन्स की परंपरा खत्म हो गई, ग्रेन्स नहीं मिलेगा, देयर इज नो सोर्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, यू कांट मेक अ ग्रेन। सो ये परंपरा बनी हुई है, और मानव की भी परंपरा बनी हुई है। वी हैव द फेथ दैट चिल्ड्रन विल कंटिन्यू टू बी बोर्न टू ह्यूमंस। आप लाख प्रयास कर लो, बच्चा पैदा नहीं होगा तो क्या कर लोगे आप? फिर आईवीएफ बोलेंगे, भाई आईवीएफ में भी फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या कर लोगे, है ना? इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके अंदर, इन वीवो का मतलब शरीर में। तो मानव अभी नेचुरली होता है वो इन वीवो है, उसको बाहर कर दिया, उसको इन विट्रो आईवीएफ सेंटर, उसको अभी धंधा बना दिया, पैसा कमाते हैं लोग उससे, है ना? सो दीज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आर वेटिंग फॉर यू टू नॉट हैव चिल्ड्रन। सो that's a strong statement, maybe some of them, but basic thing is tradition. परंपरा यदि खत्म हो गई, then you are stuck. गाय की परंपरा यदि खत्म हो गई, या हमारा जो विश्वास है कि आगे के गाय भी दूध देंगे, नहीं देगा तो क्या कर लेंगे, या मान लेते उतना ही देता है कि उसका बछड़ा पीता, उसके बाद बंद हो जाता उसमें दूध, कांट डू एनीथिंग। तो हमारी इतनी इंट्रिकेट निर्भरता है, तथा ये सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हमारे रोजमर्रे के हरित जीवन में, and that can even include conducting a shivir like this, some program, something we're reading, job and taxes and this and that, ये पूरा हमसे मिस हो जाता है, स्पेशली इन द सिटीज, क्योंकि सब 5वें मंजिले, 8वें मंजिले, 32वें मंजिले पर बैठे हैं, स्पेशली इन इंडियन सिटीज, क्योंकि पेड़ पौधे गायब भी हो गए यहाँ से, तो ऑब्जर्वेशन का टाइम ही नहीं है किसी के पास। सो स्पेशली इफ यू हैव चिल्ड्रन एट होम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट या यूजफुल आई वुड से कि हम उनको ले जाएं और वो खुद उसको ऑब्जर्व करें। एंड ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू स्टार्ट अ क्लास फॉर देम इन बायोलॉजी एट दैट स्टेज, डिपेंडिंग ऑन द एज, राइट? क्योंकि हमारी स्वयं की ही इसके प्रति जो दृष्टि है वो बंद हो जाती है, ये देखना ही हम बंद कर देते हैं। तो ये अस्तित्व दर्शन का एक भाग हुआ। नियम, नियंत्रण, संतुलन encapsulates this very complex set of processes that are taking place in nature, including the human body. हमारा अपने शरीर के प्रति भी हमने, I don't even remember हमने क्या क्या कवर किया है, so many months have passed since we started, but शरीर का अध्ययन करेंगे, it in itself is a spellbinding व्यवस्था। आंखों का दिखना से लेकर लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास सारा एक साथ कार्य करना, तो संतुलन हमको वहां भी दिखता है, राइट? So if natural process were not cyclic, you'd have a big problem, जैसे मैंने अभी कहा। और for example, if the leaves of trees were not biodegradable, then you'd have a big headache, क्योंकि हर वर्ष ना भी तो क्या है, उसको झाड़ू मार के साइड कर देते हो, सड़ जाता है। यदि वो नहीं सड़ता तो प्लास्टिक जैसे, if it were of a material similar to plastic, we'd have a big headache. There would be no place to walk on, क्योंकि सारा पत्ता ही पत्ता दिखता है, will be burning leaves all the time. And if it were not mutually enriching, तो एक दूसरे को डिप्लीट कर देता, तो हम पूरे दिन उसको सप्लांट करने में लग जाते हैं, है ना? तो भाई पेड़ पौधा, जैसे पानी को पेड़ पौधा नीचे से ऊपर लेके जाता था, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं उसको। हम यदि कल्पना करें कि मानव के लिए इसको करना है तो कितने पंप लगेंगे और उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी। सो थिंग्स लाइक दैट। सो ये दिखता है कि नेचर का जो अपना सिस्टम है बहुत वास्ट है, और जो भी हो रहा है अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है ना, हम प्रोड्यूस
नहीं कर रहे हैं। सो वी नॉट ग्रोइंग एनीथिंग, प्लांट्स आर ग्रोइंग। हम उसको नियमों को समझ के उसको स्पीड अप करते हैं, या उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, या उसको कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। जैसे आम का पेड़ कहीं कहीं होता है, मैंने एक बगीचा लगा दिया 1 एकड़ में, पूरे आम के पेड़ लगा दिए, है ना। सो दिस इज ज्ञान अवस्था, अंडरस्टैंडिंग। तो एग्रीकल्चर को समझ के ही किया है मानव ने। पेड़ पौधे कैसे कार्य करते हैं समझे बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। ये मुद्दा समझने के लिए इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सबको सुन के, या पहले से भी उनको मान्यता रहती है कि हम केवल नेचुरल विधि से जिएंगे। नेचुरल विधि से जिएंगे तो जैसे चिंपैंजी और ओरांगुटान जिएंगे, जीते हैं वैसे जीते हैं। जबकि दर्शन ये कह रहा है कि मानव ओरांगुटान से ऊपर है ना। यू कांट टेक योर लॉज ऑफ लिविंग और लॉज ऑफ ईटिंग और लॉज ऑफ सोशल बिहेवियर फ्रॉम द ओरांगुटान और द चिंपैंजी, नो मैटर हाउ इनवाइटिंग इट मे सीम। तो मानव बुद्धि लगाता है ना। हमने देखा मानव के जीवन में वृत्ति और चित्त भी विकसित है, एंड मेधस, ब्रेन विकसित है। उसको आगे हम अध्ययन करेंगे समृद्धिपूर्ण मेधस के रूप में और डिटेल में। तो मानव समझ के प्रकृति का उपयोग करता है। सो वी आर एक्चुअली ए यूजर एंड कंज्यूमर ऑफ नेचर। वी हैव अंडरस्टूड द लॉज, तभी तो हम इतना कर पाए। एंड लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कई बार हम परिचय शिविर में, लाइक आई सेड, लोगों में सुनने के लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ता है, तो इतना नेगेटिव पिक्चर पेंट कर देते हैं बोलने वाला व्यक्ति, कभी अनजाने में ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज डूम्ड। ऐसा नहीं है। हम शांति से बैठ के अभी 7 बजे हम एक जूम कॉल पे, है ना, दर्शन और ज्ञान की बात कर रहे हैं। वी डोंट हैव टू गो आउट टू गेट वाटर, यू डोंट हैव टू पुट फेंसिंग की भालू और शेर अंदर घुस जाएगा, वो सब एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। कि आपके घर में सांप घुस रहा है या बारिश हो रही है तो ऊपर से पानी टपक रहा है, देयर इज नो टाइम फॉर ऑल दिस। तो ये सारे कंफर्ट्स तो आए ही हैं। उसमें जो हिट्स एंड मिसेस है उस पर थोड़ी सी हमने बात कर ली, मिसेस पे, बट द हिट्स हैव आल्सो बीन देयर। तो चावल के वैरायटीज को मानव ने डेवलप किया, गेहूं के वैरायटीज को मानव ने डेवलप किया, आम के वैरायटीज को किया, तभी इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा, टुडे वी हैड सच अ बिग मैंगो, 1 किलो मैंगो का था घर पे। ये सब मानव की कमाई है ना, ज्ञान का, समझ का ही कमाई है। एंड दीज आर इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज। ऐसा नहीं कि वी थ्रो एवरीथिंग आउट द विंडो, क्योंकि एक इसको बोलते हैं दर्शन में अतिव्याप्ति दोष और अनाव्याप्ति दोष। एक्सट्रीम्स में हम स्विंग करने के आदी होते हैं। हमारा कल्पनाशीलता जिसको कहते हैं, चित्त वृत्ति का एक टेंडेंसी है ये जागृति क्रम में, टू थिंक इन टू गो टू एक्सट्रीम्स। तो मानव ने इतना शोषण कर दिया, अब बिल्कुल ही जीरो एनर्जी पे आ जाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपने इतने सारे फर्टिलाइजर करके ये कर दिया, सो वी आर लुकिंग फॉर एन अंडरलाइंग नियम। तो हमने नेचुरल नियम को पकड़ लिया, पर नेचुरल नियम पे आदमी अपना बुद्धि लगाएगा कि नहीं, है ना। तो बुद्धि तो लगाएगा, उसके लिए विवेक चाहिए कि वेयर डू यू स्टॉप। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आके आप रुक जाओ। जैसे आम अभी खाते हैं, तो जितने भी वैरायटीज के मैंगो हम अभी कंज्यूम करते हैं वो सारे हाइब्रिड, दे आर ऑल ह्यूमन डेवलप्ड। उसको कलमी बोलते हैं ना, ग्राफ्टेड वैरायटीज, दे आर आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड। सो यू जॉइन 2 species and you make a third one, and उसकी कुछ क्वालिटीज को आप पकड़ते हो, then you keep improving on that variety till the yield becomes more. That's a good thing. Then you go overboard, है ना, वो प्रॉब्लम है। वो उसका जो विवेक है, जब तक हम जीवन में प्रिय हित लाभ की दृष्टि को नहीं समझते हैं, प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन के साइकिल को नहीं समझते हैं, और मानव का ज्ञान अवस्था की इकाई होने के नाते इस प्रकृति के ऊपर के साथ संबंध तथा अधिकार नहीं समझते हैं, ये पूरी पिक्चर हमको स्थिरता में नहीं मिलेगी, है ना। सो लॉट ऑफ पीपल विल से ह्यूमन्स आर फ्रूटेरियन, केवल फल खाएगा। प्रकृति का जो आम होता है इतना छोटा छोटा होता है। जो आदमी फ्रूटेरियन बोलता है वो शहर में बैठ के इतना बड़ा कलमी आम खाता है ना। जो देशी आम होता है इतना छोटा होता है, एकदम खट्टा होता है, एकदम वही होता है, उसमें रेशा ही होता है, हार्डली एनी पल्प टू ईट। सो दैट्स गुड फॉर मंकीज, नॉट फॉर ह्यूमंस। सो एनीवेज, तो ये एक चीज मेरे ध्यान में आ गई, है ना। तो ऑटो प्रोडक्शन ये भी आप पढ़ सकते हो, आई थिंक फेयर अमाउंट ऑफ डिटेल दिया है यहाँ पर। तो अभी हम कहाँ पर हैं, है ना। तो इसके साथ जब हम जीने जाते हैं, लोगों ने अच्छा लिखा भी है, देखिए ये कोई एकेडमिक बुक है ना, आई टोल्ड इट्स अ बुक, तो आई हैड टू कोट, आई कुड नॉट टेक ओनली थिंग्स रिटन बाय ए नागराज जी, सो आई हैड टू कोट। तो ये लिखा है
जॉन स्टुअर्ट मिल ने, है ना, who was a British economist and a philosopher. John Stuart Mill is a very famous philosopher. अच्छा लिखा है उन्होंने। इससे पता चलता है कि मानव को सच्चाई का भासाभास तो होता ही है। देखिए, because no one exists in isolation, harm done to oneself may also harm others, and destroying property deprives a community as well as oneself. बहुत ही सटीक लिखा है, ठीक। बट इसके मूल में जो ज्ञान है वो फिर मिसिंग है ऐसे स्टेटमेंट। वही क्यों होता है ये? Why does somebody think that they are in isolation? Why does somebody understand they are not in isolation? उसके लिए हमको जीवन को केंद्र में रख के समझना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट आई एम आस्किंग यू ऑल, हम इस पर नेचर और इस पे जो प्रॉब्लम है ये सब पर हम अभी बात नहीं किए ना, कि बात हो चुकी थी पहले ही, शायद नहीं हुई है ना? ठीक है, विल जस्ट ब्रीज थ्रू दिस। हम अधिक समय नहीं देंगे, समस्याओं के वर्णन में हमको बहुत समय नहीं बिताना है ना, क्योंकि ये सब पढ़ने में और बहुत सारे। बट बेसिक जो इश्यू है, हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमारी जो विधि है प्रोडक्शन की, देयर ऑल ओपन एंडेड। मतलब हम जहां से शुरू करते हैं, हमारा जो आउटकम है एनर्जी का या हमारे प्रोडक्ट का, वो कहीं जाके खत्म हो जा रहा है ना। जबकि नेचर में देखें तो सारा साइक्लिक है, क्लोज एंडेड प्रोसेस। तो वो जितने मूल पदार्थ से नेचर में प्रोडक्शन हो रही है, वहां से वो वापस चले जा रहे हैं। जैसे कोल को हमने जलाया तो वापस नहीं आएगा, है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ओपन एंडेड। या हमने थर्मोकॉल बना दिया, वो थर्मोकॉल वापस धरती पे जा नहीं सकता। बाय द वे, कल से इंडिया में बैन हो गया ना, कम से कम ये छुट-पुट का जो थर्मोकॉल है, पैकिंग थर्मोकॉल तो अभी भी है। तो इसके लिए फिर दो ये दिए हैं, मैंने दो उदाहरण दिए हैं, है ना। एक तो कि ये भी दर्शन में आता है, समाधानात्मक भौतिकवाद बुक से लिया गया है इस कंसेप्ट को, जिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि जो ईंधन है, जो क्रूड ऑयल है, we know that anything black in color absorbs heat. So it's an interesting तर्क that नागराज जी, लॉजिक that he gives, argument that he gives, कि भूमि के कोर के अराउंड जो तेल है, या धरती के सतह के नीचे जो तेल है और काला जो पदार्थ है, वो कोर से उभरता हुआ, धरती के मध्य से उभरता हुआ गर्मी तथा सूर्य से जो आ रहा ऊष्मा, उसको पचाने में मदद करता है। तो हम जो नीचे से उसको निकाल रहे हैं, हम धरती के गर्मी का पाचन शक्ति जो है उसको, उसके साथ खिलवाड़ कर ही रहे हैं ना, वी कंटिन्यू टू डू इट। उसको हम रोक भी नहीं सकते। तो बिग प्रॉब्लम देयर एंड नथिंग कैन बी डन। सिमिलरली जब हम इसको जलाते हैं तो वो ऊपर के भाग को भी गर्म कर रहा है। तो हम अंदर से भी चीजों को गर्म कर रहे हैं, बाहर से भी चीजों को गर्म कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहां पर तो प्रोडक्शन सिस्टम्स जो मानव का बनाया हुआ है, ये प्रकृति के एक बहुत मौलिक एक जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहा है ना। So and I know that environmentalists and people who are environmentally inclined, but the darshan, in my opinion, manages to put all these things in a very elegant fashion, है ना। बहुत ही कम शब्दों में उसको कैप्चर कर पाता है दर्शन। तो question is, are we enriching nature? The straight answer is no. So we'll just quickly go ahead. हम बिल्कुल enrich नहीं कर रहे हैं, and there are 100 examples, many thousands of species at risk of extinction, है ना। ये किसी रिपोर्ट से लिया है मैंने, like I told you, this was for a student book. You can read through this, है ना, and you will get the basic sense कि भाई कितना risk of extinction कितना हो रहा है। ये जो percentage है, this shows the percentage of all, ऐसे amphibian, this is a huge number, 40% of the risk of extinction, है ना। This is some IUCN red list of certain species source यहाँ पर दिया है, so you can read this. ठीक है, so we'll proceed with this. I think you get the idea here that we are a headache to the planet. Major loss of biodiversity, again very nice graphic here, इसको आप पढ़ सकते हो बाद में। ये सब students को to just drive home the point, because you imagine 18 or 19-year-old student जो कॉलेज में पढ़ रहा है अभी कहीं भी, especially भारत में, और उसको सामने केवल उसके एग्जाम दिख रहे हैं, है ना, उसका पासिंग आउट दिख रहा है, उसके बाद उसका हायर स्टडीज के लिए उसको ओवरसीज जाना है, उसको नौकरी लेने, उसको कोई मतलब नहीं है, सबसे थोड़े मोड़े लोगों को हो जाता है। सो जस्ट टू
awaken them up, है ना, a little bit to this. कई बार अडल्ट्स को भी नहीं होता है परिचय शिविर में, है ना, बट नाउ आई थिंक इतना सारा आ गया, प्रदूषण तो नाक तक आ गया ना, सो पीपल कांट इग्नोर इट एनीमोर. यू कैन स्मेल द पोल्यूशन नाउ. ठीक है, सो विल प्रोसीड विद दिस एंड key statistics and all this. I've spent some time going over all this. ठीक, reasons. ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल का एक लिखा हुआ मिला है, काफी ठीक लिखा है. बेसिक रीजन क्या है ना, दर्शन की दृष्टि से यदि हम देखेंगे, बहुत सिंपल एक तात्विक रीजन है, इट मे सीम वेरी सिंपलिस्टिक, बट हमने देखा कि जीवन, शरीर, चैतन्य इकाई और शरीर, मानव, इन दोनों का सहअस्तित्व के रूप में, संयुक्त रूप में है ना. जीवन की जो आवश्यकता है, समझ माने या समाधान और सुख, संतोष, शांति, ये पूरा कैसे होता है, ये समझ से पूरा होता है ना. और इसकी जो बेसिक नेचर है ये कंटिन्यूस है, ये निरंतर है ना. जैसे हर क्षण में सुखी रहना चाहता हूँ. शरीर की आवश्यकता सामयिक है, टेम्पररी. पूरा कैसे होता है, भौतिक वस्तुओं से पूरा होता है. ठीक, ये बेसिक हमारा जो फ्रेम है. ठीक, जीवन और शरीर को हमने अलग कर दिया था, चैतन्य इकाई और शरीर. इसको हमने बहुत प्रारंभ में देखा था, स्वयं व्यक्ति को समझने में, इसीलिए वो क्लियर हुए बिना इस पर बात करना बहुत बनता नहीं आगे जाके. पहला हमारा जो मान्यता है, अजम्पशन है, वो क्या है, मैं शरीर हूं. इसके लिए अभी तर्क क्या देगा, दर्शन, दार्शनिक दर्शन की दृष्टि से, कि जो कंटिन्यूअस, निरंतर और कॉन्शियस चैतन्य जो आवश्यकता है, वो टेम्पररी है ना, जड़ चीजों से पूरी हो नहीं सकती. राइट. सो माय फर्स्ट अजम्पशन इज, यदि मैं शरीर हूं तो मेरी जो कंटिन्यूअस और चैतन्य, ऑफ टाइप चैतन्य है ना, निरंतर ऑफ टाइप चैतन्य जो आवश्यकताएं हैं, एंड यदि मेरे में घोर गहरे में मान्यता है कि मैं शरीर है ना, आई हैव मिक्स्ड अप दीस टू आइडेंटिटीज, आई विल सुपर इम्पोज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड on this, obviously, because I am this. I am the body, the brain, neuronal circuits, right? You're a set of chemicals. आज और एक न्यूज आइटम देखा, we are attracted by chemistry, ऐसे लिखा है. और नीचे देखा, उसमें एक न्यूज फीड आता है माइक्रोसॉफ्ट न्यूज का, तो we are attracted to people who smell like us. ये किसी so if you stink, you're going to look for somebody who stinks or has a similar stink. I don't. So यूनिवर्सिटी रिसर्चर, भगवान जाने, पीएचडी करके आदमी ये कह रहा है कि हम सूंघ के आदमी के पास जाते हैं. आप सोचिए हाउ फार अवे दे आर फ्रॉम द ट्रूथ. हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई मानव के साथ संबंध है और निकटता मनुष्य की मानसिकता के आधार पर है या संबंध पर बेस्ड. कोई सूंघ के थोड़ी किसी से शादी करेगा भाई, दैट पर्सन विल रन अवे. You say you want to marry somebody, but I will first smell you for 15 days to see whether you match my smell. It's meaningless. तो हमारी, and that news item shows, and it is done in some university, right? Somebody is funding the study. कोई उसको पब्लिश कर रहा है. यदि मैं शरीर हूं तो सारी चीजों का उत्तर भौतिक विधि से ही निकालना आपको. Now everything that is human has to be explained using a physical chemical theory. This is a problem. And मेरी जो सारी आवश्यकताएं हैं जो निरंतर है, क्योंकि ये मेरे को दिख ही नहीं रहा है, इसी से मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा. राइट. अब ये जो मुझे कंटिन्यूस चीजों को यहां से पूरा करना है, इसके लिए स्रोत क्या है, ये धरती, नेचर. सोर्सेस फॉर ऑल फिजिकल रिसोर्सेज नीडेड बाय मैन इज द प्लैनेट. अभी बोल रहे हैं मार्स में जाके एक्सप्लॉइट करेंगे, वी विल एक्सप्लॉइट मार्स. भारत का एक क्या बोलते, एक राष्ट्रपति बोल करके, साइंटिस्ट राष्ट्रपति, मार्स में जाके हम वहां से चीजों को लेकर आएंगे. तो नेचर, हमने दूसरे एक अजम्पशन बना ली कि इसका स्रोत तो नेचर है, नेचर का साथ जो संबंध है वो कंजम्पशन या एक्सप्लॉइटेशन के लिए. ये मानव का आधुनिक मान्यता में है, किन्हीं धर्मों में भी ये मान्यता है, मान्यता के रूप में जो धर्म है. अजम्पशन 3 कि भाई कोई आके बोलता है तुम तो डिस्टर्बेंस पैदा करते हो, उसका उत्तर है कि
भाई वो तो पहले से केओस में, कहां पर ठीक, पहले से झगड़ा है, हम केवल अधिक झगड़ा उसमें उत्पन्न कर रहे हैं ना। सो देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ। आपको याद होगा जब प्रीवियस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, दे वॉकड आउट ऑफ दिस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, है ना। वो बाद में डिसग्रेस में जाना पड़ा उस प्रेसिडेंट को, ही वाज इम्पीच्ड, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग किए, फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया उनके पार्टी मेंबर्स ने। So you see lot of priya है ना, दृष्टि at work there in the world everywhere. तो ये starting assumption, assumption 2, assumption 3, then the result will be this. तो ये यदि फंडामेंटली यदि चेंज होना है तो हम केवल टेक्नोलॉजी चेंज करके चेंज नहीं कर सकते। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो कंजम्पशन फुटप्रिंट है वो इतना बढ़ गया है अभी, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूस है, इसमें कंटिन्यूसली कुछ चेंज चाहिए ना, क्योंकि इंद्रियां थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, मन जो है इंद्रिय चेंज से बोर हो जाता है। मैं एक खाना खाता हूँ उससे बोर हो जाता है डिफरेंट, फिर मेरे को बोट पे बैठ के खाना है, फिर मेरे को एयरशिप पे बैठ के खाना है ना, फिर मेरे को एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खाना है, ये वैरायटी, बिकॉज ये कंटिन्यूस है और ये केवल मन को ही तृप्त करता है। हम आगे जाके अध्ययन करेंगे कि अभी जो हम मानते हैं ह्यूमंस काफी विकसित है, बहुत ही निचला स्थिति है। मन की आवश्यकताओं से आदमी ऊपर उठ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसकी रिजल्ट्स और ऑब्वियसली क्लियर, नेचर में डिप्लीशन है ही, शरीर को जो बीमार पड़ना है वो भी होगा, क्योंकि ये सब हम भोगेंगे कहाँ, शरीर में ही भोगेंगे ना। यहाँ से जितनी चीजों को मैं लेकर आता हूँ उसको जो टेस्टिंग ग्राउंड है ना, या एंजॉयमेंट ग्राउंड है, वो शरीर ही है। एंड मेरे अंदर की जो अतृप्ति है वो तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो तो समझ से पूरी होनी है, भाव से पूरी होनी है, संबंधों से पूरी होनी है, यहाँ से तो पूरा होना ही नहीं है। We'll stop with this. 7:33 हो गया, कल मिलेंगे। ओके, बाय। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू भैया। ओके, नमस्ते। नमस्ते, बाय।